हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं स्टूडेंट आप सब। आज हम देखेंगे चाबिक की तरफ से मैं महेश पटेल फ्रॉम फिजिक्स सब्जेक्ट के सॉल्यूशन देखेंगे जो आपने वो नीट का मॉक टेस्ट दिया है उसके लिए। तो आशा है आपकी अच्छी गई होगी। यहाँ पर हम ना डिस्कस करने जा रहे हैं फिजिक्स के कुछ सॉल्यूशंस। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा कि टू टेंजेंशियल गैल्वेनोमीटर, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर जो होते हैं ना, समान त्रिज्या के किसी भी दो कॉइल को अगर हमने स्पर्शक गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में कनेक्ट कर दिया है, उसमें से बहता हुआ करंट जो है इलेक्ट्रिक करंट वो 60 डिग्री और 45 डिग्री का डिफ्लेक्शन, वो जो आवर्तन होता है उसको हम 60 और 45 डिग्री से मेजर करते हैं। तो कोयल में नंबर ऑफ टर्न्स क्या होने चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, अच्छा टेंजेंट गैल्वेनोमीटर कहते हैं इसको। ठीक है, ये होता है टेंजेंट गैल्वेनोमीटर। तो टेंजेंट गैल्वेनोमीटर की क्या मतलब वो खासियत है कि वो इस तरीके से दिखता है जैसे उसका ना हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रहता है, अर्थ का एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रहता है, उसके साथ वो बैलेंस होके एक एंगल बनाता है। ठीक है, वैसे दिखने में वो इस तरीके का रहेगा। सी एक कोयल रहता है, इसके ऊपर ऐसे, और यहाँ पर ना एक बेस रहता है, और इस बेस के अंदर ना एक नीडल रहती है। तो ये जो कोयल है ना, उसका एक मैग्नेटिज्म रहता है इस डायरेक्शन में। ये पूरा का पूरा सेंटर का मैग्नेटिज्म है या मैग्नेटिक फील्ड है जो कि करंट की वजह से प्रोड्यूस होगा। फिर ये जो बेस आपने बताया ना यहाँ पर, जिसके ऊपर ये पूरा का पूरा ऐसे बना हुआ होता है, तो उसके एक्जेक्टली ऑपोजिट या कोई एक डायरेक्शन में ना एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है जो कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड होता है। ये होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्या कहते हैं एंगल बनता है ना, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, मतलब देखो कि BH का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होता है ना, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट BH 45 डिग्री, और ये होगा दूसरा वाला होगा BH मतलब अर्थ का हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड जो है 1060 डिग्री। अब इसमें लिखा है कि सेम रेडियस मींस इक्वल रेडियस की जो है ना बात की गई है। अच्छा, रेडियस जो इसमें क्या दी हमने, इक्वल दी है। त्रिज्या जो है ना उसको हमने सेम कर दिया है। ठीक है, और उसमें बहता हुआ करंट मतलब करंट I जो विद्युत प्रवाह होता है, करंट I भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। रेडियस भी क्या है, सेम है। अच्छा, इस कोयल में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो B जितना रहेगा वो BH के किसी एंगल के साथ पैरेलल किया हुआ होता है, इस तरफ रहेगा कोयल का मैग्नेटिक फील्ड। तो म्यू नॉट I अपॉन 2R के हिसाब से जो हम देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कोयल, तो ये हुआ N1, और यहाँ पर B1 बनाया हमने, और B2 बनाना है हमें म्यू नॉट N2 I अपॉन क्या होना चाहिए 2R। ओके, रेडियस सेम होने की वजह से ना हम R को नहीं बदल रहे हैं, I को भी नहीं बदल रहे क्योंकि करंट भी सेम रहेगा। तो हमने ना उसका रेशियो लेना है कि B2 बाय क्या होगा, ये B1 बनेगा। अच्छा, B2 बाय B1 हो गया, तो अभी हमें यहाँ पर ये लिखना है कि ये होगा क्या वैसे, तो ये होगा BH 10 60 डिग्री होगा, और ये होगा BH 10 45 होगा। ठीक है, B2 और B1 हम यहाँ पर लिख देंगे, तो ये होगा म्यू नॉट I अपॉन 2R डिवाइडेड बाय म्यू नॉट N1 I अपॉन 2R करके रख दिया। अभी यहाँ पर BH कट हो गया, ये होगा √3 और ये होगा 1045, ये जो ना 45 है। ठीक है, तो ये हुआ 1, म्यू नॉट खत्म, I कैंसिल, 2R भी खत्म, तो हमारे पास बचता क्या है, N2 by N1 is equal to √3:1 या फिर √3/1। ठीक है, तो C ऑप्शन दिया गया है, इसमें C is equal to √3/1 है जो कि सही आंसर रहेगा। कोयल के लिए एट द सेंटर ऑफ द कोयल हमने ना इस तरीके से कहा है, या फिर हमने इस तरीके से उसको जजा रखा है। ठीक है, ये टेंजेंट गैल्वेनोमीटर का इमेज है, वो आप मतलब सर्च करके भी फाइंड कर सकते करके भी देख सकते हैं कि इसमें क्या होना है। ठीक है, फाइन। तो ये था हमारा पहला एमसीक्यू। इसी तरीके से हम हर एक एमसीक्यू को फुल्ली सॉल्व करके देखेंगे कि क्या हो रहा है, आपके हर एक डाउट का रिस्पांस हम करेंगे, या फिर देखेंगे कि किस किस तरीके से आपका डाउट जो है सॉल्व हो सकता है। ठीक है, अच्छा, एक निश्चित धातु है जिसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड आवृत्ति जो है ना उसको हमें दिया गया। आप जानते हैं स्टूडेंट्स की थ्रेशोल्ड को हम F0 कहते हैं। अच्छा, F0 में दी गई है 3.3 × 10⁻14 हर्ट्ज। ठीक है, ये जो हमारा डेटा है
अच्छा, उसके बाद ये तो ना उसकी थ्रेशोल्ड है, ये वो फ्रीक्वेंसी है कि जो मिनिमम है, हमें चाहिए ही चाहिए अगर हमें फोटोइलेक्ट्रिक करंट जनरेट करना है। अब रही बात इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी की, तो आपने ये जो ना आपात आवृत्ति कहते हैं ना जिसको, तो आपात आवृत्ति आपने यहाँ पर लिख दी है, तो ये 8.2 into 10⁻14 हर्ट्ज। अच्छा, और हमें पूछा गया है कि कट ऑफ वोल्टेज क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रिक करंट का कट ऑफ वोल्टेज किस तरीके से होगा। अच्छा, कट ऑफ वोल्टेज क्या होता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है कट ऑफ वोल्टेज। अब ध्यान से देखना कि स्टॉपिंग वोल्टेज जो होता है ना, स्टॉपिंग वोल्टेज, वो उसको कहते हैं हम कट ऑफ वोल्टेज, ठीक है। कट ऑफ वोल्टेज और कोई चीज नहीं है, स्टॉपिंग पोटेंशियल ही है, इसको हम कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। आपकी किताब में शायद ये मतलब आपकी बुक जो है ना एनसीईआरटी में, उसको ना स्टॉपिंग पोटेंशियल लिखते हैं ये लोग। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कट ऑफ वोल्टेज दोनों चीज जो है ना क्या हुई, सेम हुई। अच्छा, इसके लिए हमारे पास एक्सप्रेशन है EV HF HF0, V H कॉमन ले लिया, F F0 और उसका डिवीजन हुआ, मतलब आपने नीचे ले लिया उसको तो E के हिसाब से हुआ, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, हमें V तो फाइंड करना है, H क्या है 6.625 10⁻34। अच्छा, फ्रीक्वेंसी 8.2 3.3 10⁻14 जो है ना मैंने कॉमन ले लिया, डायरेक्टली लिया है, ठीक है। और E 1.6 into 10⁻19 होगा। अच्छा, अब यहाँ पर होगा 4.9, तो वैसे दिखाई दे रहा है जैसे अगर लिखे तो 6.625 into 4.9, इसको ले लिया मैंने और नीचे मैंने रख देना है 1.6। अच्छा, और क्या बचा -34 + 14, ये होगा -20। अच्छा, 10⁻20 बाय ये क्या होना चाहिए 10⁻19, ये नेगेटिव है। अच्छा, तो ये जब ऊपर चला जाएगा तो हम क्या करेंगे, उसको पॉजिटिव मतलब 10⁻1 के हिसाब से कर देंगे। इसका आप सॉल्यूशन करेंगे तो ये होगा, अगर इसको एवरेज, अच्छा यहाँ पे ना मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि पूरा कंप्लीटली कैलकुलेट नहीं करना है, मतलब ये जो है ना की फैक्टर रहता है टाइम बचाने के लिए। जैसे मुझे लग रहा है ना कि ये 6.6 है, चलो इसको ना मैंने 6.6 रख दिया, ये है 4.9 तो मैं उसको ना 5 बना देता हूं, और ये है 1.6 तो उसको 1.5 बना देता हूं, ठीक है। अच्छा, इसको ना मैंने कट कर दिया तो ये होगा 0.3। अच्छा, इसको मैंने कट कर दिया तो ये होगा 2.2। इसका मतलब ये हुआ कि इसका आंसर करीबन समवेयर 2.2 के आसपास आएगा। तो आपके पास एक तीसरा ऑप्शन है जो कि 2 वोल्ट है, 2.0 वोल्ट, तो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं जो कि सही आंसर है। तो सबसे बड़ी चीज कि आप ना इसमें मत उलझो। तो अगर मतलब मैंने नहीं यहाँ से इसको कंप्लीट कर दिया, जैसे इसका राउंड फिगर बना लिया, इसका राउंड फिगर बना लिया, जिसका कट हो सके, जिसे हम कट कर सके, और फिर ना मैं आंसर तक पहुंच गया। अच्छा, यही तो करना है, यहीं पर तो टाइम आपको वेस्ट नहीं करना है। लोग ना 4.9 1.6 को कट करते हैं और ऐसी ऐसी चीजें करते हैं, जैसे मुझे बहुत अजीब लगता है। जैसे आप ना 16 3 48 भी बना सकते हो, तो यहाँ पर ना 3.0 लिख सकते हैं ना, तो इसको आप मल्टीप्लाई करो 6.6 into 3, तो ये होगा 1.98। ये भी देखो मतलब ये भी करीबन 2 के आसपास का आंसर ही होगा, समझ रहे हो। तो ये जो है ना बहुत आसान चीज है, मतलब आपको मैनेज करनी है इन चीजों को, ठीक है। अच्छा, T1 और T2 टेम्परेचर के साथ है और आपको रेजिस्टिविटी फाइंड करनी है। अच्छा ठीक है, चलो रेजिस्टिविटी देखते हैं भाई। वैसे रेजिस्टिविटी आपको पता है कि व्हाट इज रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी होता है वो R = ρ * L/A के हिसाब से जो हम देखते हैं, तो ये है रेजिस्टिविटी। ओके, तो ये है रेजिस्टेंस पर लेंथ, ठीक है, ये होगा रेजिस्टेंस पर लेंथ। अब इसमें दिया गया है कि VI ग्राफ, आपको जो VI ग्राफ क्वेश्चन में दिया गया ना, ये वो ग्राफ है। इसे ये है T1, ये है T2, ये है V और I, ठीक है। वोल्टेज और करंट का पूरा ग्राफ जो है हमने यहाँ पर बना दिया है। अच्छा, अब होगा क्या, होगा ये कि जिसका टेम्परेचर ज्यादा है उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। आपका फर्स्ट थॉट मतलब जो आप सोच रहे हो ना, वो यही होगा कि VI का स्लोप अगर हम ले ले, अगर हमने स्लोप लेना है या ले लिया है तो R रहेगा वो V/I, क्योंकि मैंने इसको ना ओम्स लॉ से उठाया कि V = आया, फिर I नीचे ले लिया, तो ये स्लोप जो होता है ना, ये स्लोप, ठीक है, तो वो क्या दिखाता है, वो दिखाता है रेजिस्टेंस। अच्छा, जिसका स्लोप ज्यादा है उसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, लेकिन रेजिस्टिविटी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये सिंगल मेटल लिया है हमने। रेजिस्टिविटी तो किस पे डिपेंड करती है, रेजिस्टिविटी डिपेंड करेगी रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ और डिपेंड करेगी
मटेरियल पे, ठीक है, क्या मटेरियल आपने सिलेक्ट किया उस पे, क्योंकि एल्यूमिनियम की रेसिस्टिविटी अलग रहती है, कॉपर की अलग रहती है, आयरन की अलग रहती है, तो रेसिस्टिविटी ना एक्चुअली रो डिपेंड्स ऑन मटेरियल, ठीक है, तो उसका ना टेम्परेचर पे कोई असर नहीं होता। तो हम ना इसमें डी ऑप्शन जो है ना सिलेक्ट करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि रो वन इज इक्वल टू रो टू रहेगा और डज नॉट इफेक्ट, मतलब टेम्परेचर के हिसाब से उस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये होगा आपका चौथा क्वेश्चन जिसका आंसर डी है। उसके बाद ना हम सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ते हैं, वो है फोर्थ क्वेश्चन। अच्छा, ये है सिंपल हार्मोनिक मोशन, अच्छा मतलब वो जो दोलन करता है वो, ओके, कोई एक पार्टिकल है, उसका डिस्प्लेसमेंट दिया गया है हमें, और वो डिस्प्लेसमेंट है y इज इक्वल टू 5 साइन, फिर क्या है ये 4t प्लस पाई बाई 3, ठीक है, ये हुआ। और इसको मतलब मास दिया गया पार्टिकल का, मास है इसमें 2 ग्राम, m आपका 2 ग्राम दिया गया है, और आपको पूछा गया कि t इज इक्वल टू t/4 पे आते आते आपको इस टाइम पे उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होनी चाहिए। अच्छा मतलब आपको पूछा है काइनेटिक एनर्जी। देखिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करते हैं कि काइनेटिक एनर्जी वैसे होता क्या है, काइनेटिक एनर्जी को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, तो बहुत कुछ ज्यादा इतना डेप्थ में नहीं है कॉन्सेप्ट, बहुत मॉडरेट है, या फिर आसान भी कह सकते हैं आप उसको, हाफ एम वी स्क्वायर से। इसका सिंपल सा मतलब ये हुआ कि आपको इसे वेलोसिटी में कन्वर्ट करना, कुछ भी हो जाए आपको इसको वेलोसिटी तक लेके जाना है। अच्छा ये है क्या, ये है डिस्प्लेसमेंट। अच्छा डिस्प्लेसमेंट को वेलोसिटी में कैसे कन्वर्ट करें, उसको डेरिवेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो d by dt ऑफ y, फिर ये 5 बाहर निकल गया, फिर ये हुआ d by dt ऑफ sin 4t प्लस पाई बाई 3। अच्छा मतलब 5 कांस्टेंट था बाहर निकल गया, ये हो गया dy by dt, इसको हम कहेंगे वेलोसिटी। तो वेलोसिटी हमें मिलने जा रही है। अच्छा ये हुआ, साइन का क्या होगा, कोस हो जाएगा 4t प्लस पाई बाई 3 के हिसाब से उसको हमने लिख दिया है। अच्छा और d by dt किसको देना पड़ेगा, इन दोनों को देना पड़ेगा, तो d by dt और पाई बाई 3 इस तरीके से अलग से उसका डिफरेंशिएशन होगा। 4 को बाहर निकालेंगे, d by dt 1 हो जाएगा, इसका हो जाएगा कांस्टेंट है तो 0, ठीक है। ये 4 जो है ना यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, तो ये होगा 20 cos 4t प्लस पाई बाई 3। अच्छा अब हमारे पास टाइम का एक वैल्यू है, वो है t/4, तो ये cos जो है ना उसके साथ हम डील करें तो 4, ये होगा t/4 प्लस ये होगा पाई बाई 3, 4 कट हो गया, यहाँ पर हमें मिलने जा रही है वेलोसिटी, लेकिन थोड़ा भी काम बाकी है, ठीक है, यहाँ थोड़ी जगह चाहिए, लेकिन मैं ट्राई करूंगा कि यहीं पे कैलकुलेशन खत्म हो जाए। तो यहाँ पर किस तरीके से बात कर सकते हैं कि t हुआ, अच्छा t किस तरीके से, मतलब ओमेगा के हिसाब से अगर देखा जाए तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या रहता है, 2 पाई बाई t रहता है, ठीक है, हमें पता है ना कि मतलब ओमेगा, यहाँ पे बना देता हूँ मैं आपको, ओमेगा इज इक्वल टू क्या रहता है 2 पाई बाई t। आपका ओमेगा क्या है, यहाँ पर देखिए ये है आपका ओमेगा t, क्योंकि हम इसको ना ओमेगा t प्लस 5 के साथ कंपेयर करते हैं, तो आपका ओमेगा है क्या वैसे 4, तो यहाँ पर रख दो ना, इसको t को सब्स्टिट्यूट करके यहाँ पर 2 पाई बाई 4 कर देते हैं, सिंपल सी बात हुई है, इसको कट कर दिया, तो t इज इक्वल टू क्या होना चाहिए भाई, पाई बाई 2 होना चाहिए। देखो तो हम उसके हिसाब से यहाँ पर ना t इज इक्वल टू पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 3 ऐसा लिख रहे हैं। अब अगर ये फंक्शन जो है वो यहाँ से घूम के वापस यहाँ पर आ गया, तो ये पाई बाई 2 प्लस थीटा, ये क्या होगा, साइन बनने जा रहा है, क्योंकि 90 प्लस थीटा होगा ना, अगर ये 90 प्लस हो गया, सी अगर ये 90 प्लस हो गया तो यहाँ पर साइन हो गया, तो v इज इक्वल टू क्या होने जा रहा है 20, फिर ये होगा साइन पाई बाई 3। अच्छा साइन पाई बाई 3 का मतलब क्या होना चाहिए 60 डिग्री, 60 डिग्री का मतलब है √3/2, वैसे ही नेगेटिव होगा, लेकिन मैं इसलिए चलो दिखा देते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, पाई बाई 2 प्लस है तो कोस वहां पर नेगेटिव रहेगा, तो यहाँ पर आपको उसको भी नेगेटिव बताना पड़ेगा, ठीक है, तो इसको कट कर दिया, 10√3 हुआ। अब ध्यान से आप देखो कि 10√3 जो है उसका वेलोसिटी हमने ले लिया है, ये हुआ हमारे पास वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी का एमसीक्यू है तो भी आपको वेलोसिटी मिल गई, आप ये कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा अब काइनेटिक एनर्जी यहां से स्टार्ट करते हैं, तो k इज इक्वल टू हाफ, फिर मास आपका क्या है 2 ग्राम है, तो 2 × 10⁻³ हो गया। अच्छा इसमें क्या बचा है हमारे पास, ये 10√3 और उसका स्क्वायर विद नेगेटिव साइन, वो स्क्वायर की वजह से वो फिर पॉजिटिव हो जाएगा, ये 2 कट हो गया, ये 10⁻³ होगा,
फिर ये 10 स्क्वायर हुआ और ये हुआ 3। तो अगर इसको सॉल्व करें तो 3 into 10⁻⁻1 इसका मतलब होगा 0.3 जूल काइनेटिक एनर्जी है उसके पास T/4 टाइम पे, और वो आपका ऑप्शन है फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन है आपका 0.3 जूल, राइट। तो ये आपका सही आंसर रहेगा। अगर किसी ने टिक किया या फिर मिस किया है आप देख लो उसको। आई थिंक मतलब बहुत आसान था। वैसे फिजिक्स का पेपर ही पूरा का पूरा आसान है, आप देख रहे हो कि बहुत ही इजी से हो रहा है। अच्छा, एक यहाँ पर एक एमसीक्यू हमने लिया है, स्थिर सबमरीन। अच्छा, जो मतलब वो पानी के अंदर चलते हैं ना, वो उसके अंदर सोनार रहता है। तो सोनार 40 किलोहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी जो है उससे काम कर रहा है। अच्छा, उसने दुश्मन की सबमरीन देख ली है जो कि उसकी तरफ 360 किलोमीटर पर आवर से आ रही है। ठीक है, अच्छा, वहां तक जो फ्रीक्वेंसी पहुंचेगी तो उसका जो है मतलब कौन सी फ्रीक्वेंसी जो है वहां तक पहुंचेगी। अच्छा, ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो है ना वो डॉपलर इफेक्ट से आया हुआ है। इसको हम डॉपलर इफेक्ट कहते हैं। ये जो है ना आपका वेव्स चैप्टर है ना 11th में, उसका लास्ट कॉन्सेप्ट है ये डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट में अगर आपको याद हो तो हमने इस तरीके से बनाया है कि FL = V + VL/V + Vs फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स। ठीक है, ये L हम लिखते हैं लिसनर के लिए, L स्टैंड्स फॉर लिसनर। ये जो L है ना उसको हम लिसनर कहते हैं, और S जो है उसको हम सोर्स कहते हैं। ठीक है, अच्छा, ये लिसनर की फ्रीक्वेंसी जो रिसीव कर रहा है ना उसकी, दुश्मन की सबमरीन जो कहा ना आपको, तो ये उसकी जो है ना वो फ्रीक्वेंसी है। अच्छा, इसमें एक V लिखा है, V जो है वो साउंड ऑफ वेलोसिटी ऑफ साउंड है ये। सी, ये जो V है ना वो होगा वेलोसिटी ऑफ साउंड रहेगा। ठीक है, VL अभी आपको पता है कि क्या होना चाहिए, वेलोसिटी ऑफ लिसनर बनेगा ये। VS क्या होना चाहिए, वेलोसिटी ऑफ सोर्स बनेगा। ठीक है, अच्छा, अब इस सॉल्यूशन को हम अप्रोच करें तो वेलोसिटी ऑफ साउंड इन वाटर आपको दिया गया है। पानी में आवाज की जो स्पीड क्या होनी चाहिए, ये है 1450 प्लस V लिसनर आपकी तरफ आ रहा है 360 किलोमीटर पर आवर से, तो यहाँ पर 360 किलोमीटर पर आवर लिखना है हमें। ठीक है, अच्छा, अब उसको ना हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इसको किलोमीटर पर आवर में से कन्वर्ट करना है तो ये होगा 5/18 हो गया। तो ये मुझे लग रहा है 100 मीटर पर सेकंड तक जाएगा। ठीक है, तो ये 100 मीटर पर सेकंड हो गया। अच्छा, अब मेरे पास एक लिसनर की वेलोसिटी है, नीचे एक 1450 जो कि वेलोसिटी ऑफ साउंड इन वाटर है। ठीक है, और उसके बाद वेलोसिटी ऑफ द सोर्स जिसने फ्रीक्वेंसी जनरेट की है ना उसकी हम बात करें तो इसमें क्वेश्चन में आप देखो क्लियरली लिखा हुआ है कि VS स्थिर सबमरीन है, वो मूव नहीं कर रही है, मतलब वो आगे पीछे नहीं जा रही है, कहीं पर भी नहीं जा रही है, वहीं पर ही रुकी हुई है, तो इसको हम 0 रख देते हैं। और सबमरीन की खुद की फ्रीक्वेंसी है 40 किलोहर्ट्ज, बोले तो 40 × 10⁻3। ठीक है, अब आप उसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, ये होगा 1550/1450 into 40 into 10⁻3। ये दोनों कट हो गए। अब यहाँ पर ना थोड़ा आपको मतलब दिमाग लगाना पड़ेगा, ये कैलकुलेशन जो आपको थोड़ी फास्टली करनी पड़ेगी। और जो मैंने मतलब कैलकुलेटर में देखा है तो ये होगा 42.758 हर्ट्ज। ये जो फ्रीक्वेंसी है ना वो ये कैलकुलेशन को फॉरवर्ड कर पाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से ना ये सॉल्यूशन आपको लेना है कि अच्छा, बेसिक कॉन्सेप्ट डॉपलर इफेक्ट का क्वेश्चन है, ये वेव्स चैप्टर में से निकलेगा। अगर आपको देखना है तो ये 11th का, 12th का वेव ऑप्टिक्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये वेव्स की बात कर रहा हूं। तो डॉपलर इफेक्ट वेव्स चैप्टर में निकलेंगे और ये फार्मूला वहां पर है, और मैंने लिस्ट बना दिया है कि इसमें कौन-कौन क्या कर रहा है। L लिसनर है, S सोर्स है, V वेलोसिटी ऑफ साउंड है, V वेलोसिटी ऑफ लिसनर है, और वेलोसिटी ऑफ सोर्स VS जो कि 0 है। ठीक है, अच्छा, सोर्स मतलब मूव नहीं कर रहा, सोर्स मूव कर सकता है, ऐसा नहीं है कि मूव नहीं करेगा, कभी मतलब होगा ही नहीं, लेकिन वो कर सकता है वो। ठीक है, तो ये आपका सॉल्यूशन है अगर आपको लिखना है। ठीक है, ओके, तो उसके बाद का हम एक एमसीक्यू अप्रोच करने जा रहे हैं, वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी से। आर रेजिस्टेंस एक 25 वोल्ट के सप्लाई के साथ जुड़ा गया। अच्छा, उसमें प्रोड्यूस हो रही है मतलब जो जनरेट हो रही है वो हीट एनर्जी है 25 जूल पर सेकंड, तो V = 25 जूल हुआ। अच्छा सॉरी 25 वोल्ट हुआ,
और हीट एनर्जी है H इज इक्वल टू 25 जूल पर सेकंड, ठीक है। R हमें फाइंड करना है। अच्छा, इससे आसान क्या मिलेगा भाई आपको, मतलब यही तो है, हीट एनर्जी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, v स्क्वायर अपॉन r। अच्छा, ये हो गया 25, ये तो वैसे ही 25 का स्क्वायर लेके बैठा हुआ है। अच्छा, r हो गया, दोनों को एक एक तरफ से कट कर दिया, r को सामने मल्टीप्लाई कर दिया और ये हुआ 25। कितना आसान है देखो, ठीक है। मतलब कोई फर्क ही नहीं है इसमें कि ये एमसीक्यू पूछा जाए, बहुत कम चांसेस है। वैसे होता है नीट के पेपर्स में ऐसे ही रहता है पेपर, फिजिक्स का खास करके। तो इस तरीके से ना, मतलब ये सॉल्यूशन है उसका, आसान रहा। अच्छा, अब है उसके बाद एक कोइल है, उसके एरिया, मतलब वो जो उसका एरिया होता है ना, उसमें अगर हम चेंज करें, मतलब उसको इंक्रीज करें, बढ़ा दें, तो गैल्वेनोमीटर की एफिशिएंसी को किस तरीके से वो इफेक्ट करेगा। अच्छा, गैल्वेनोमीटर की एफिशिएंसी जो है ना, गैल्वेनोमीटर की एफिशिएंसी वो किस पे डिपेंड करती है वैसे, तो हम कहते हैं ना कि जैसे एक टॉर्क रहता है, अगर ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है, चैप्टर का नाम रहेगा ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, आई थिंक इसमें है ये, ठीक है। तो टॉर्क इज इक्वल टू NIAB कर दिया हमने। फिर एक टॉर्क रहता है जो कि रिस्टोरिंग फोर्स का रहता है, जो कि उसमें एक स्प्रिंग लगा हुआ रहता है, तो उसके ऊपर से मिलता है। अच्छा, K phi इज इक्वल टू क्या होगा, NIAB रहेगा, ठीक है। आपको सेंसिटिविटी या एफिशिएंसी चाहिए तो phi बाय I करना है, और ये रहेगा NAB बाय K, ठीक है, समझ में आया। तो इस हिसाब से अगर देखें तो एरिया, वैसे इसमें फॉर्मूला में एरिया दिखाई दे रहा है, लेकिन वो एरिया पे डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि एरिया उसमें ना आपको A into B लेके चलना है। तो अगर आपने AB कर दिया तो यहाँ पर ना आपको ये क्या कहते हैं, फ्लक्स मिल जाएगा। अगर ये फ्लक्स हो गया तो N फॉर द फ्लक्स के हिसाब से देखना पड़ेगा, और फ्लक्स जो है वो कांस्टेंट रहता है, तो एरिया आपको बदलना नहीं है, ठीक है। तो वैसे भी एरिया पे वो डिपेंड नहीं करेगा। तो हमारा तीसरा ऑप्शन है इसमें, और वो ऑप्शन है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब डज नॉट चेंज, ठीक है। तो ये होगा डज नॉट चेंज वाला ऑप्शन। अच्छा, उसके बाद इंडिया में हमारी ऑल्टरनेट करंट की फ्रीक्वेंसी जो है वो सॉरी अमेरिका में जो फ्रीक्वेंसी है वो हमसे ज्यादा है। हाँ, वो जानते हैं हम लोग, मतलब इंडिया में ना फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल्टरनेट करंट 50 हर्ट्ज है। अच्छा, और यूएसए में जो है, मतलब ये इंडिया हुआ और ये यूएसए हुआ, तो मतलब इस तरीके से कि FAC 50 हर्ट्ज है, वहां पर FAC 60 हर्ट्ज है, ठीक है। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, मतलब उसमें क्या पूछेंगे, अगर वो कैपेसिटर जो यहाँ पर यूज हो रहा है उसको हमने यूएसए में यूज कर लिया, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस हमें सॉरी कैपेसिटिव रिएक्टेंस देखना पड़ेगा ना। तो ये होगा कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और ये होगा 1 अपॉन ओमेगा सी। अच्छा, 1 अपॉन ओमेगा सी को अगर हम लिखेंगे तो ये होगा 2 पाई एफ सी, ठीक है। आपने फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी, आपने जो फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी है तो ये रेशियो कम होगा, इसकी वजह से कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो है वो मतलब ये फ्रीक्वेंसी बढ़ी तो ये कम हो जाएगा, क्योंकि एक्स सी को आप देखो ना, 2 पाई और सी सब कांस्टेंट में हुआ है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफ हुआ, ठीक है। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ ना कि फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो है वो कम हो जाएगा, रिड्यूस होगा, घटेगा। तो हमारा दूसरा ऑप्शन है ये है कैपेसिटिव रिएक्टेंस रिड्यूस करेगा, इसका जो रिएक्टेंस है वो क्या होगा, कम होगा, रिड्यूस्ड है ये। ऐसी आसानी से मतलब जिसको जज कर पाए वैसे एमसीक्यूज है ये। मतलब फिजिक्स आपका 100% सही गया होगा, क्योंकि इतने आसान एमसीक्यूज तो हमने देखे ही है, मतलब किए हुए हैं, ठीक है। तो ये गैल्वेनोमीटर हुआ, फिर ये वो चीजें हो गई। अच्छा, एक ही बोर्ड में हमने 2 एमसीक्यू सॉल्व कर दिए थे। उसके बाद का है कि एक वर्चुअल इमेज फॉर्म होने जा रही है जो कि बहुत छोटी है, डिमिनिश्ड है, बहुत छोटी है साइज में, और वो भी वर्चुअल है। अच्छा, 2 चीजें तो आपको इमेज की बता दी ना भाई, इमेज है वो एक जो है वो क्या है, मतलब वर्चुअल है। अच्छा, इमेज एक वर्चुअल भी है और छोटी है, बहुत स्मॉल, मतलब डिमिनिश्ड कहते हैं इसको, हम क्या कहते हैं इसको, डिमिनिश्ड। अच्छा, डिमिनिश्ड का मतलब वो बहुत बहुत छोटी, एकदम स्मॉल रहेगी वो। तो वो किसके साथ होता है, अरे बहुत आसान सी चीज है ना, आप देख लो, जैसे ऑप्शन है प्लेन मिरर, प्लेन मिरर में तो ये होने से रहा, क्योंकि जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना ही सामने ऑब्जेक्ट आपको दिखाई देगा तो प्लेन मिरर हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता, ठीक है। प्लेन मिरर तो हम कभी नहीं लेंगे।
क्योंकि साइज उसमें सेम रहती है, मैग्निफिकेशन उसका जो है ना सेम रहता है, मतलब 1 रहता है, ठीक है। फिर होता है वो मिरर रहता है अंदर की तरफ का, मतलब कॉनकेव। अच्छा, कॉनकेव मिरर, वाह, ये हो सकता है क्योंकि क्योंकि रेज ना अंदर की तरफ आके एक जगह पे ना जमा हो रहे, देखो यहाँ पर। तो इसका मतलब ये होगा कि शायद ये पॉसिबल है कि ये यहाँ पर छोटी सी इमेज बनाए, ठीक है। दूसरे ऑप्शन को भी देख लेते हैं, और ये हो गया है कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर तो कभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर आपने एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा है तो यहाँ पर से जो रेज निकल रहे उसके वो हर जगह जाएंगे, मतलब रिफ्लेक्ट होके ऊपर की तरफ जाएंगे। तो ये चीज जो है ना आपको यहाँ पर इतनी बड़ी दिखाई देने वाली है अगर आपने सामने खड़ा रहा उसके, मतलब आप सामने खड़े रहे तो, ठीक है। अच्छा, तो मतलब पूरा का पूरा खत्म हो गया कि इसी से होना है, क्या कहते हैं, कॉन्केव मिरर से ही होना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद का शुरू में अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है जो कि नहीं मूव हो रहा है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी हमने 0 कर दी। 3 किलोग्राम और 5 किलोग्राम के 2 बॉडीज हैं, प्रारंभ में स्थिर है, मतलब वो मूव नहीं कर रहे हैं। अच्छा, उसके ऊपर अगर इक्वल फोर्स लगा दिया जाए तो उसका वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी जो है मतलब फाइंड करना है, तो उसके लिए टाइम का हमें रेशियो चाहिए। अच्छा, मतलब डिटेल क्या है? डिटेल ये है कि m1 3 किलोग्राम होगा, m2 क्या होगा, 5 किलोग्राम है। फोर्स हमने सेम लगाया है, मतलब F1 F2 कर देंगे तो m1 A1 m2 A2 भी हो जाएगा। अच्छा, चलो यहाँ पर रख ही देते हैं कि A1 होगा और ये होगा 5 A2, ठीक है। तो A2 by A1 करना है हमें, तो ये होगा 3/5, ठीक है। अच्छा, एक्सेलरेशन का रेशियो में मिल गया, फाइन। समान फाइनल वेलोसिटी, उसकी इक्वल फाइनल वेलोसिटी है, v1 v2 करना है हमें। तो इसमें क्या होगा, u plus at, सबको हम 1 दे देते हैं, और ये क्या होगा, u2 plus a2t। v u plus at लगाया मैंने, ठीक है। v u plus at लगाया। इनिशियल वेलोसिटी तो वैसे ही खत्म कर दी इन्होंने, इसको 0 बना दी, a1 t1 इसको भी 0 बना दिया, a2 t2। अच्छा, अब कुछ रहा ही नहीं है, तो मतलब मान लेते हैं ना कि t2 by t1 ही फाइंड करना है। तो t2 by t1 करना है तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा a1 by a2। a1 by a2 क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए 5/3। तो आपको टाइम का रेशियो मिल गया कि नहीं? तो ये है हमारा फर्स्ट ऑप्शन है हमारा 5:3 या 5/3, ठीक है। C1 कैपेसिटेंस, उसके बाद का 11th क्वेश्चन है। C1 कैपेसिटेंस एक कैपेसिटर का है जिसको हमने बैटरी के साथ ज्वाइन कर दिया। V0 EMF है उसका। बहुत आसान सी बात हुई ना भाई, ये हुआ कैपेसिटर, उसके बाद ना एक बैटरी हमने कनेक्ट कर दी है, ये उसका C1, ये उसका V0। अच्छा, कुछ ना सोचो, लेकिन इतना तो सोच सकते हैं कि C1 Q/V0 तो होना ही है, क्योंकि C Q/V हुआ, तो ये होगा C1 Q C1 V0। अच्छा, अब उसके बाद उसको ना हमने यहाँ से डिस्कनेक्ट कर देना है, मतलब इसको बैटरी को निकाल दिया, फिर हमने उसको ज्वाइन कर दिया किसके साथ, एक पैरेलल कैपेसिटर के साथ ज्वाइन कर दिया जिसका कैपेसिटेंस है C2। तो ये जो था हमारा, ये है C1 और ये है C2, पैरेलल में कनेक्ट किया। पैरेलल में कनेक्ट करने का मतलब है C क्या होना चाहिए, C1 plus C2। हमने कॉमन पोटेंशियल पूछा है, हमें पूछा है कॉमन पोटेंशियल, तो कॉमन पोटेंशियल क्या होना चाहिए, चलो दोनों तरफ मतलब मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, CV, और इस तरफ होगा C1 plus C2 और ये होगा V। पहले क्या था, पहले जो मतलब टोटल चार्ज था वही तो ये हो गया ना Q। कंजर्वेशन लॉ ऑफ चार्ज के हिसाब से देखेंगे तो ये Q दोनों सेम ही होना, Q थोड़ी ना डिस्ट्रॉय होगा, कंजर्वेशन लॉ ऑफ चार्ज यही तो बताता है, ठीक है। तो ये Q पर में आ गया, तो Q मुझे लिखना है C1 V0। तो यहाँ पर तो वैसे भी C1 C2 और V है ही, इसका जो चार्ज था पहले उसका चार्ज वही रहेगा बाद में भी, तो V क्या होना चाहिए, C1/C1 plus C2 V0। देखा, मतलब कितना आसान था। ये होना चाहिए आपका सेकेंड ऑप्शन, ठीक है। ये है हमारा सेकेंड ऑप्शन, C1/C1 plus C2 V0। देखा, से इस तरीके से होता है। अच्छा, एक वोल्टेज जो है एक बल्ब में P पावर से वो वर्क कर रहा है, ठीक है। अच्छा, N बल्ब को हमने ज्वाइन कर दिया है सीरीज में, तो कुल मतलब टोटल पावर क्या होनी चाहिए। अच्छा, मतलब टोटल पावर तो बहुत आसान सी चीज है, आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जिस तरीके से ये होगा एक लैंप, फिर होगा ये दूसरा लैंप, मतलब फिर होगा ये तीसरा लैंप, और हमने ऐसे कितने n लैंप्स को जोड़ दिया एक बैटरी के साथ,
अच्छा, अगर बैटरी के साथ हमने जोड़ दिया, फिर एक लैंप को उसी बैटरी के साथ ज्वाइन करके देखते हैं कि भाई एक लैंप हुआ, उसको हमने उसी बैटरी के साथ ज्वाइन कर दिया, तो इसका पावर मुझे मिलेगा P = V²/R। ठीक है, अब ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो मुझे क्या देगा, NR, मतलब N इक्वल रेजिस्टेंस है, तो ये R R R ये सीरीज में तो हम पूरा मतलब ऐड कर देते हैं ना, तो इस तरीके से हुआ। अच्छा, हर एक का वोल्ट क्या होना चाहिए, हर एक का वोल्ट होना चाहिए nth पार्ट, एक एक का वोल्ट अगर लेके तो V/N होगा, इसका भी V/N होगा, इसका भी V/N होगा, और मतलब पूरा का पूरा V/N ही तो होने जा रहा है। तो किसी एक के लिए अगर हम बात करें तो क्या होना चाहिए, P होना चाहिए V²/N² R। ठीक है, तो ये हो गया मेरे लिए पूरा का पूरा सिस्टम। अब अगर मुझे P टोटल चाहिए तो मुझे क्या करना है, दोनों तरफ मैं ना n मल्टीप्लाई कर दूंगा। n मल्टीप्लाई क्यों किया मैंने, क्योंकि पावर है भाई, एनर्जी है, आसानी से ऐड हो सकता है वो। ठीक है, तो मैंने आसानी से ऐड कर दिया, मतलब P P P हर एक P को ऐड करके टोटल पावर जो P + P अप टू क्या हो गया, NP। ठीक है, तो मैंने NP कर दिया, टोटल सिस्टम का पावर मुझे मिल गया, क्योंकि हम टोटल पावर के लिए तो बात कर रहे हैं ना। अच्छा, अब एक n यहाँ पर कट होगा, तो ये क्या हो गया, V²/R और 1/n। V²/R मतलब क्या होगा, मतलब इंडिविजुअल लैंप का कोई एक पावर है, तो P टोटल क्या होना चाहिए, पावर बाय n, तो P/n जो है ना आपका सही आंसर रहेगा। समझ में आया किस तरीके से हमने किया, कि जैसे V हमने एक एक का वोल्टेज फाइंड किया, एक एक का वोल्टेज बहुत आसान है, हो गया। तो ये है आपका, सॉरी सेकंड ऑप्शन है, ये दूसरा वाला ऑप्शन है आपको P/n जो दिया गया है। ओके, एक मतलब लाइट का जो वेव होता है, प्रकाश का एक वेव है, वो किसी मतलब क्या कहते हैं, आंतरिक सरफेस में से, हवा में से कांच में जा रहा है, मतलब ग्लास में इंसिडेंट हो रहा है। अच्छा, एयर में से ग्लास में इंसिडेंट हो रहा है, ध्यान से देखो। ठीक है, तो एक क्या कहते हैं कि वो ग्लास सरफेस है, एक जो है यहाँ पर स्ट्राइक कर दिया इसने। अच्छा, स्ट्राइक कर दिया, तो अब जब वो भाई साहब अंदर घुसेंगे, मतलब इस तरीके से अंदर जाएगा, तो उसका ना फेज डिफरेंस मुझे चाहिए। उसका ना फेज डिफरेंस कैसे मिलता है, तो ये जो है ना वो उल्टा हो जाता है, जैसे मतलब क्रैश्ड था वो ट्रफ हो जाएगा, ट्रफ जो है वो क्रैश्ड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब यहाँ पर होगा आपका पाई जितना फेज डिफरेंस। आपका फेज डिफरेंस मतलब जो होता है वो किस तरीके से होगा, फेज डिफरेंस आपका रहेगा 180, मतलब बोले तो पाई। ठीक है, अच्छा 14th देखिए। अच्छा, ये आपका थर्ड ऑप्शन हुआ, हाँ सॉरी। अच्छा, ध्यान से इन चार ऑप्शंस को देखिए, उसमें से आपको दिखाना है कि वन डायमेंशनल मोशन कौन दिखा रहा है, मतलब इसमें से कौन है जो वन डायमेंशनल मोशन दिखा रहा है। एक है ये वाला ग्राफ हुआ आपका, एक ये वाला ग्राफ है, फिर आपका एक ग्राफ इस तरीके से दिया है। अच्छा, ये जो है ना VT ग्राफ है, हाँ ये सब के सब VT ग्राफ रहने हैं। अच्छा, इस तरीके से किसी ने एक ग्राफ रख दिया। तीसरा ग्राफ जो है वो है स्पीड और टाइम का ग्राफ। अच्छा, स्पीड टाइम का ग्राफ देखे तो इस तरीके से बनाया है, ये जो स्पीड बनाया है और यहाँ पर बनाया है टाइम, और फोर्थ जो है आपका बनाया है इस तरीके से, मतलब ऐसे। ठीक है, अच्छा ये भी वेलोसिटी है, मतलब वेग है, ये वेलोसिटी का ग्राफ है। अच्छा, इसमें सबको वन डायमेंशनल कौन सा दिखाया गया है, वन डायमेंशनल जो है ना वो होते हैं, जैसे ये नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि आप ना अगर इसको परपेंडिकुलर देखें तो एक ही टाइम पे वो दो वेलोसिटी दिखा रहा है। देखो, एक ही टाइम पे दो वेलोसिटी, यहाँ पर भी यहाँ पर भी, खत्म हो गया। ये तो वैसे भी नहीं हो सकता, ये हो सकता है, इसको अभी हम साइड में रखेंगे कि हो सकता है, अगर हमारी नॉलेज गलत निकली या फिर कुछ हुआ तो देखेंगे, लेकिन अभी की डेट में तो ये लग रहा है। अच्छा, स्पीड टाइम ग्राफ कभी नेगेटिव नहीं होता, तो ये नेगेटिव हुआ, इसको भी निकाल दिया, तो ये फिर वही हुआ, एक ही टाइम पे दो वेलोसिटी कैसे हो सकती है, या तो आप 10 बजे 5 की स्पीड से जा रहे हैं, या 10 बजे आप 50 की स्पीड से जा रहे हैं। अच्छा, मतलब दोनों एक साथ होगा, सही जा रहे हो भाई। ठीक है, तो ये तो होने से रहा, ये तो नहीं होगा, फिर इसमें से कोई नहीं, मतलब सेकंड ऑप्शन आपका सही ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, तो अब उसके बाद का क्वेश्चन देख रहे हैं। एक फिगर दिए गए हमें, R और 3R रेडियस के दो स्फीयर है। 15th क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं भाई। तो ये जो है एक पूरा का पूरा एक दो स्फीयर है, इसका रेडियस R है, इसका रेडियस 3R है, और अंदर का जो अर्थ किया हुआ मतलब उसको जमीन के साथ छोड़ा गया।
अच्छा, अगर बाहर के स्फीयर को Q चार्ज दिया जाए तो अंदर के स्फीयर का चार्ज क्या होगा, अंदर के स्फीयर का चार्ज क्या होना चाहिए। बहुत ही आसान सी चीज हुई भाई, यहाँ पर हम ना पोटेंशियल का एक मतलब वो ना डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ पर हमें V फाइंड कर लेना। अच्छा, यहाँ पर V जो फाइंड करेंगे तो अंदर के वो उस पे तो वो है ही, जो मान लो कि Q डैश जितना चार्ज हुआ तो V इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, K Q डैश अपॉन R। यही पॉइंट बड़े स्फीयर के अंदर गिना जाएगा, तो ये स्मॉल की वजह से हुआ, ये लार्ज की वजह से। अब नेक्स्ट वाला करते हैं, तो Q अपॉन क्या होना चाहिए, ये है 3R, क्योंकि इनसाइड द स्फीयर पोटेंशियल इक्वल रहता है और सरफेस जितना रहता है इतना ही पोटेंशियल और सरफेस जितना अंदर की तरफ जब आप आ जाते हो तो टोटल Vs प्लस Vl होगा, ये होगा KQ डैश अपॉन R प्लस ये होगा KQ अपॉन 3R। अब अगर हमने अर्थिंग कर दिया है तो अर्थिंग का मतलब होता है V इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर 0 रख देंगे। अच्छा, 0 रख दिया तो फिर ले लेते ना इसको इस तरफ, Q डैश अपॉन R नेगेटिव, फिर ये होगा KQ अपॉन 3R। ओके, ये दोनों कट हो गए, ये दोनों भी कट हो गए, तो सामने नेगेटिव दे देते तो Q डैश इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस ऑफ Q बाय 3। देखो माइनस ऑफ Q बाय 3, ये है आपका ऑप्शन 1, माइनस ऑफ Q बाय 3। ठीक है, तो कितना आसान था, देखा। अच्छा, अब सनलाइट सन उसका ना मतलब पृथ्वी के आसपास 365 डेज में कंफर्म करती है कि ये पूरा रोटेशन जो है वो अर्थ का सन के आसपास, ये है सन, ठीक है, ये है अर्थ, उसका पूरा एक रोटेशन खत्म होता है 365 डेज में। ये हमें पता है, मतलब ये एक साल हुआ ना हमारा। ठीक है, अगर सूर्य का द्रव्यमान डबल कर दिया जाए, मतलब 2 गुना कर दिया जाए और उसकी कक्षा जो है उसकी त्रिज्या उतनी ही रहे तो एक साल में दिन की मतलब संख्या जो क्या हो जाएगी, किस तरीके से मतलब वो बदलेगा। बहुत मतलब फिर से वही हुआ कि जैसे ना कह सकते हैं हम कि मास हमने डबल कर दिया, मास हमने किसका, हाँ सूरज का, सूर्य का मास जो है मास ऑफ द सन जो है वो हमने डबल कर दिया। अच्छा, 2m कर दिया, चलो, और उसकी रेडियस ऑफ द सन जो हमने इतनी ही रख ली, मतलब जितनी पहले थी उतनी ही रख ली है। ठीक है, तो फिर क्या होगा, अभी की मतलब ये जो है ना उसको हम 365 कह रहे हैं कि मतलब ये पूरा का पूरा रोटेशन कंप्लीट करेगा 365 डेज में। तो ये बता रहे हैं कि मतलब मास डबल होने से क्या फायदा होगा, मतलब किस तरीके से जाएगा। तो हमें पता है कि mv² अपॉन r, ये जो कि बाहर की तरफ का फोर्स लगेगा जो कि बैलेंस है ग्रेविटेशन के साथ, ये हो गया mv² अपॉन r। चलो ठीक है, फिर ये हुआ gm मास ऑफ द सन, मास ऑफ द अर्थ अपॉन उसका जो डिस्टेंस है ना, ये उसको स्मॉल r रखते हैं। चलो, ये हो गया स्मॉल r स्क्वायर, खत्म। अच्छा, अब हमें मास ऑफ द अर्थ दोनों तरफ से निकाल दिया है। ठीक है, एक r भी निकाल दिया, यहाँ पर रेडियस है, ये स्मॉल r कर देता हूं मैं। तो v² इज इक्वल टू क्या होगा, g मास ऑफ द सन अपॉन r। अब हमें यहाँ पर रुकना नहीं है क्योंकि ये तो सिर्फ आपकी लीनियर वेलोसिटी है। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा हमें क्या कर सकते हैं, हमने ना उसको मास डबल कर दिया, उसके पहले ना ओमेगा में इसको कन्वर्ट करेंगे, तो ये होगा r² ओमेगा स्क्वायर, फिर g ms अपॉन क्या होना चाहिए, r। ठीक है, फिर क्या होना चाहिए, फिर होना चाहिए 2 पाई स्क्वायर बाय t, और ये r⁻³ मास ऑफ द सन अपॉन r⁻³। ठीक है, फिर हमने मास डबल कर दिया। अच्छा, मास हमने डबल कर दिया तो ये यही होगा कि t1 है, इसी तरीके से t2² कर दिया तो ये होगा g, फिर 2 ऑफ द मास, और रेडियस हमने चेंज नहीं की है। अच्छा, ये 1 अपॉन होगा 4 पाई स्क्वायर भाई, ये क्या होगा t2²। क्लियर। अच्छा, अब हम इसको रेसिप्रोकेट कर देंगे या फिर उसका सीधा का सीधा रेशियो ले लेते, तो 4 पाई स्क्वायर दोनों तरफ से कट हो गया, ग्रेविटेशन का मास कट हो गया, रेडियस आपका कट हो गया, तो मिला क्या हमारे पास, तो t1 by t2 उसका पूरा का पूरा स्क्वायर हुआ, फिर ये हुआ 1/2, आई थिंक हाँ 1/2 ही हो रहा है, तो t2 by t1 1/√2, t1 365 है, सामने दे दो। अच्छा, इसका कैलकुलेशन करते हैं, अगर आपने कैलकुलेशन कर लिया तो आपको आंसर मिल जाएगा। वैसे मुझे इसमें टिक मार्क नहीं किया या फिर मैंने अभी देखा है, तो इस तरीके से हो सकता है 365 by √2 के हिसाब से। ठीक है, तो
इस तरीके से इसको आप डिवाइड कर लो और आपको ना आंसर मिल जाएगा। ओके, और इसके बाद का 17th एमसीक्यू है ये। अच्छा, 17th एमसीक्यू किस तरीके से होगा उसको देख लेते हैं। देखो, एक समक्षितिज प्लेटफॉर्म है, उसके ऊपर एक कॉइन रखा हुआ है जो कि ऐसे मतलब ऑसिलेट हो रहा है। अच्छा, क्या मतलब एम्पलीट्यूड रखा जाए, अगर एम्पलीट्यूड जो है उसको लेस देन g बाय ओमेगा स्क्वायर रखा जाए तो क्या होगा। अच्छा ठीक है, चलो देखते हैं। मतलब ये प्लेटफॉर्म जो होता है ना वो ऊपर नीचे हो रहा है, ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, उसके ऊपर ना मैंने कॉइन रख दिया है, ठीक है। अच्छा, अब होगा क्या पता है, जैसे ऊपर जाएगा फिर ये थोड़ी देर बाद नीचे आएगा, ऐसे ऐसे वो ऑसिलेट हो रहा है। तो ये इनर्शिया है, जड़त्व, ठीक है। इनर्शिया की बात करें तो इनर्शिया क्या होता है, अपने आप को पकड़ के रखता है कि जिस स्थिति में आप हो उसी में रहना चाहोगे। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ जो इनर्शिया डिफाइन करता है, ठीक है। तो उसका जो मतलब कहते हैं ना कि नीचे की तरफ का फोर्स है वो mg है, ऊपर की तरफ का फोर्स क्या होना चाहिए, तो वो होगा m ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, m ओमेगा स्क्वायर r। अच्छा, ये किस तरीके से होगा, चलो उसको पहले देखते हैं कि मतलब ये जो ना जो kx के हिसाब से देखा जा सकता है, ठीक है। तो x जो है उसका डिस्प्लेसमेंट है, ये हुआ रिस्टोरिंग फोर्स जिसको हम कहते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। अच्छा, रिस्टोरिंग फोर्स F इज इक्वल टू माइनस ऑफ kx होता है, पता है। मतलब अगर ये टॉप पे पहुंच गया तो ये होगा पूरा का पूरा एम्पलीट्यूड, पूरा डिस्प्लेसमेंट ले लिया ना आपने, तो ये तो है F इज इक्वल टू माइनस ऑफ ka। अच्छा, k का फॉर्मूला किस तरीके से बनेगा, ओमेगा से बनेगा, स्क्वायर रूट ऑफ k बाय m पता है हमें भाई ये, ठीक है। तो उसका स्क्वायर कर दिया हमने, ओमेगा स्क्वायर, फिर सामने m मल्टीप्लाई कर दिया, फिर ये हुआ के। इसको इसमें ना हम पुट कर देंगे तो m इज इक्वल टू क्या मिल सकता है हमें मिल सकता है m ओमेगा स्क्वायर a। अच्छा, मेरे पास फोर्स हो गया, नीचे की तरफ का एक फोर्स भी है, तो अभी मैं क्या बता रहा हूँ कि F इज इक्वल टू mg और F इज इक्वल टू क्या हो सकता है m ओमेगा स्क्वायर a। अच्छा, अगर मैंने इन दोनों को कंपेयर कर दिया, mg इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर a, दोनों को कट कर दिया, a इज इक्वल टू क्या होना चाहिए g ओमेगा स्क्वायर। अच्छा, मतलब इतना एम्पलीट्यूड अगर रखा ना या इससे कम रखा ना तो कॉइन गिरेगा नहीं, अगर इतना रखा तो कॉइन शायद गिरने की कगार पर है, मतलब शायद गिर जाए। तो इससे लेस या इक्वल रखेंगे तो शायद कॉइन जो है वहां से गिर जाएगा, मतलब रेडी टू फॉल है, ये होगा आपका सेकंड ऑप्शन। ऑप्शंस को देखो तो मतलब कॉइन गिर ही जाएगा, नहीं हो सकता। कॉइन कब का गिर चुका है ये भी नहीं है, न्यूटन का एक भी लॉ एप्लीकेबल नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पर मतलब इनर्शिया हमने लिया तो न्यूटन लॉ एप्लीकेबल भी है। अच्छा, मतलब अभी जो कॉइन है ना वो गिरने की तैयारी में है, मतलब इट इज जस्ट अबाउट टू फॉल फ्रॉम द बेस, ठीक है। तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन नंबर 17। ओके, अब जो है 18 वाला जो है वो किस तरीके से होगा कि दो पॉइंट है पी क्यू, स्थितिमान है उसमें 10 और -4 का। अच्छा, P पे 10 वोल्ट है, Q पे -4 वोल्ट है, ठीक है। अगर किसी इलेक्ट्रॉन को 100 इलेक्ट्रॉन्स को 100 इलेक्ट्रॉन्स को हम B से Q तक लेके जा रहे हैं तो वर्क डन क्या होगा, वर्क डन होगा Q into V। अच्छा, Q मतलब NE, N हमें मिल गया 100, E का अच्छा मतलब एक बार बता देता हूँ NE, और यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होना चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस आपको होना चाहिए 10 -4 मतलब 14, ठीक है। तो ये हो गया 100, हो गया 1.6, 10⁻⁹ और होगा 14। खत्म, क्लियर हुआ। इसका मल्टीप्लिकेशन आपको पक्का आंसर देगा इसमें से किसी एक का, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है हाइड्रोजन एटम की लाइमन सीरीज की फर्स्ट लाइन, और किसी अलग से किसी और आयन में उसके समान का, हाइड्रोजन का समान आयन की बामर सीरीज की सेकेंड लाइन, दोनों इक्वल है, मतलब एक जैसी है। हाइड्रोजन की फर्स्ट लाइन ध्यान से देखो, ये है हाइड्रोजन की फर्स्ट लाइन, हम हाइड्रोजन की फर्स्ट लाइन के लिए बात करें। हाइड्रोजन की लाइमन सीरीज, ध्यान से, हाँ, लाइमन सीरीज की फर्स्ट लाइन। अच्छा, लाइमन सीरीज की फर्स्ट लाइन कैसे डिसाइड होगी, लाइमन सीरीज की फर्स्ट लाइन का मतलब ये जो लेयर्स होते हैं ना, n is equal to 1, n is equal to 2, n is equal to 3, तो ये होगा आपका फर्स्ट लाइन, ठीक है। तो आप लाइमन सीरीज में किस तरीके से लिखेंगे इसको, r, फिर इसमें होता है z स्क्वायर, फिर होता है 1 अपॉन
ये है 2 to 1, तो हमने लिख दिया है यहाँ पर 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर। इसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए? अच्छा, इसका सॉल्यूशन तो बहुत आसान है, ये होगा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन Z फॉर दी H होगा, तो वो 1 हो जाएगा। फिर ये होगा 4 - 1 3/4 और R, ये लाइमन सीरीज फर्स्ट के लिए। फिर हाइड्रोजन लाइक कोई एक और है, हाइड्रोजन लाइक है, ये हाइड्रोजन जैसा है, हाइड्रोजन नहीं है, तो हमें Z डिफाइन करना पड़ेगा। हम क्या लिखेंगे इसके लिए? इसके लिए लिखेंगे RZ, जो कि अननोन है हमारे लिए, और उसका ना क्या है, उसका बामर सीरीज है, और वो भी सेकंड लाइन वाला बामर सीरीज। तो सेकंड लाइन बामर सीरीज क्या होगा? ये होगा सेकंड लाइन, देखो ये फर्स्ट लाइन, ये सेकंड लाइन। अच्छा, बामर सीरीज है तो फिर 1 पे नहीं आएगा, वो 4 से 2 पे आएगा, क्योंकि बामर सीरीज बनाता है ये बनाता है लाइमन सीरीज। तो 4 से 2 तक का अगर कैलकुलेशन करें तो -1/4 स्क्वायर इस तरीके से होगा। तो ये 1/λ r z स्क्वायर, 16 - 4 12/64। यू कैन आल्सो से कि 4 3 जा 4 16 जा, तो 1/λ इज इक्वल टू r z स्क्वायर 3 बाय क्या होना चाहिए 16। इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं ना, तो ये होगा 3/4 r और ये होगा z स्क्वायर r और 3/16। r खत्म हो गया, 3 भी कट हो गया, इन दोनों को हमने कट कर देना है, ठीक है। तो ये होगा 4, ये 4 हमने सामने ले लिया, तो z² इज इक्वल टू 4 और z इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए 2। यहाँ पर क्रूशियल पॉइंट क्या पता है कि ये हाइड्रोजन लाइक है, ये हाइड्रोजन नहीं है, तो आप उसकी जगह ना 1 मत रख देना। अगर 1 रख दिया तो फिर आप ढूंढ क्या रहे हो, मतलब यही हुआ ना कि z जो खत्म हो गया, यहाँ से निकल गया पूरा का पूरा, फिर आपने कंपेयर कर लिया, फिर आपने साबित कर दिया कि 1 इज इक्वल टू 4 होगा। ये बहुत बड़ी गलती होगी इस एमसीक्यू में। अच्छा एमसीक्यू है, इतना आसान है कि आसान होने की वजह से भूल हो सकती है, ठीक है। ये z को खास याद रखो। अच्छा, उसके बाद 20th एमसीक्यू है हमारा। अच्छा, 20th एमसीक्यू क्या है? एक जहाज है, उसका वजन दिया गया हमें W = 2 × 10⁻⁷ किलोग्राम। ये है हमारा 20th एमसीक्यू। अच्छा, और उसमें चेंज इन मोमेंटम dp/dt, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम, कितना क्लियरली लिखा है कि भाई चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। तो ये तो न्यूटन सेकंड लॉ हो ना, फोर्स हो गया ये, तो ये हो गया 25 × 10⁵ न्यूटन। अच्छा, और 25 मीटर स्थानांतर होने के बाद उसकी वेलोसिटी हमें फाइंड करनी है, वेलोसिटी d दिया गया है 25। अच्छा, ये तो आसान हुआ। सी किस तरीके से, मतलब देखते हैं कि d इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इसका 0 लिया, तो d इज इक्वल टू क्या हुआ ut प्लस हाफ at स्क्वायर हुआ। अच्छा फाइन, इसमें से शायद मतलब टाइम नहीं मिलेगा हमें, इसको हम यूज नहीं करेंगे, हम यूज करेंगे v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2ad को। v हमें फाइंड करना है, यहां पर है, ये 0 हो गया, ये हुआ 2। एक्सेलरेशन क्या होगा? एक्सेलरेशन होगा फोर्स बाय मास F/m, और d हमें दिया गया है 25। अच्छा, मतलब 2, फिर यहां से फोर्स होगा 25 10⁻⁵ और मास है हमारे पास 2 × 10⁻⁷, और यहाँ पर है 25। 2 को हमने कट कर दिया, यहाँ पर जो है वो ऊपर चला जाएगा, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 25 × 10⁻⁻2 25 स्क्वायर। हाँ, तो v इज इक्वल टू 25 × 10⁻⁻1 हो गया। अच्छा, मतलब 2.5 है, ये हमारा डी ऑप्शन हो गया 2.5 मीटर पर सेकंड। देखो ध्यान से, मतलब ये है ना कि v इज इक्वल टू 2.5, डी ऑप्शन हुआ ये आपके लिए, ठीक है। तो ये 20th एमसीक्यू था। अच्छा, उसके बाद हाइड्रोजन जैसा कोई एक मॉलिक्यूल है जिसके अंदर ऊर्जा स्तर n और n-1 दिया गया है। अगर आपको फ्रीक्वेंसी उसकी मतलब उत्सर्जित फ्रीक्वेंसी आपको फाइंड करनी है, तो किस तरीके से करेंगे भाई? ये n-1 जो है ना, उसमें n > 1 है, आपका n जो है मतलब > 1 है। तो इस तरीके से लिख सकते हैं कि जैसे फ्रीक्वेंसी के लिए होगा ये 21 1/λ r। अच्छा, ये क्या होगा 1/n1² - 1/n2²। तो 1/λ है ये r, और ये होगा 1/n² - 1/n-1 द होल स्क्वायर। यहाँ पर थोड़ा स्मार्ट बनना है आपको, ठीक है। ये कैलकुलेशन बहुत आगे जा सकता है, लेकिन थोड़ा स्मार्ट बनेंगे। किस तरीके से? बहुत आसान है, 1/n² लिख दो, यहाँ से n कॉमन ले लिया, तो 1/n² नीचे हो गया, और नीचे हुआ 1 - 1/n द होल स्क्वायर। आपको पता है ना ये किस तरीके से होता है? जैसे
अगर हमने कॉमन ले लिया है तो यहाँ पर ये इस तरीके से बनेगा। इसको ना हम ऊपर लेकर थोड़ा स्मार्टनेस दिखाएंगे, 1/n² माइनस ये हो गया 1/n² और ये ऊपर जाने की वजह से 1/n माइनस रेस टू -2। ठीक है, बहुत आसान हुआ। इसका बाइनोमियल एक्सपांशन कर दो, कुछ मत करो, बाइनोमियल एक्सपांशन कर दो। बाइनोमियल एक्सपांशन कर दिया तो 1/n² रहेगा माइनस ये 1/n² और यहाँ पर है 1 माइनस ये माइनस आगे आ जाएगा तो 2/n। आपको पता है बाइनोमियल किस तरीके से यूज करते हैं, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है तो आपको आपके मैथ्स टीचर या कोई भी टीचर से पूछना है, मतलब फिजिक्स टीचर भी आपको जवाब देगा कि बाइनोमियल किस तरीके से यूज करते हैं। तो 1/n² हुआ। अच्छा 1/n² ये अंदर ले लिया हमने, माइनस 1/n² फिर माइनस ऑफ 2/n⁻³ ये दोनों कट हो गया। दोनों तरफ c से मल्टीप्लाई कर दो तो ये होगा आपका फ्रीक्वेंसी RC और यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर बचा है 2/n⁻3। अच्छा मतलब ये पूरा का पूरा ये तो कांस्टेंट हो गया, तो फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो सकता है, n⁻3। खत्म, मतलब आपका डी ऑप्शन हुआ ये 1/n⁻3। तो यहाँ से ना थोड़ा स्मार्ट होना है, इसको ऊपर लेके फिर माइनस फिर उसको बाइनोमियल। ठीक है, क्लियर हुआ? ओके 22nd MCQ, इनमें से दिया गया कौन जो है वो ब्लैक बॉडी को रिप्रेजेंट करता है, सबसे ज्यादा ब्लैक बॉडी को कौन रिप्रेजेंट करता है। जैसे ब्लैक बॉडी जो है ना उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या, ब्लैक बॉडी जो है मतलब उसको ना इसको कलर के साथ नहीं जोड़ना है, ये इट इज नॉट अबाउट कलर, कलर के लिए है ही नहीं। वो जो अपने आप में से रेडिएशन बाहर निकालता है, जो उतना ही जितना रेडिएशन वो बाहर फेंकता है उतना ही रेडिएशन वो अपने अंदर ले सके, तो उसको हम परफेक्टली ब्लैक बॉडी कहते हैं। जितना वो एमिट करता है, जितना वो उत्सर्जित करता है उतना ही वो अब्सॉर्ब भी करता है। तो ये जो रेशियो होता है ना E/A का जो रेशियो है ना उसको हम कहते हैं ब्लैक बॉडी। अच्छा ब्लैक बॉडी के लिए ये रेशियो 1 होना चाहिए, आइडियली 1 होना चाहिए, लेकिन 1 हो सके ऐसी कोई चीज नहीं है कि जो परफेक्टली ब्लैक बॉडी हो। लेकिन फिर भी हम सन सरफेस, सूर्य की सपाटी को ना इस तरीके से देखते हैं जैसे वो परफेक्टली ब्लैक बॉडी है, क्योंकि वो जितना एनर्जी बाहर फेंक रहा है उतना एनर्जी अपने आप में अंदर भी ले रहा है। तो उसका E/A जो होता है ना वो 1 पकड़ के चलते हैं, क्योंकि बस एक वो अवेलेबल बॉडी है इस दुनिया में जिसपे हम रिलायबल रह सकते हैं, मतलब उस पे हम डिपेंड करते हैं कि जितना वो बाहर फेंकेगा उतना वो अंदर पी लेगा। ठीक है, उसके हिसाब से हर एक चीज को हम देखते हैं कि कितना वो एमिट करता है, मतलब उत्सर्जित करता है, या कितना वो अपने आप में अब्सॉर्ब कर सकता है। ठीक है, तो सन थर्ड ऑप्शन जो आपका है वो सूर्य एक ब्लैक बॉडी के हिसाब से है। ठीक है, ओके। एक स्टोन एक h ऊंचाई के h हाइट के किसी एक बिल्डिंग से हमने ड्रॉप कर दिया, वो t सेकंड में जमीन पर आता है। ठीक है, फाइन। अब उसी हाइट की बिल्डिंग से 2 स्टोन हमने क्या किया, ऊपर भी एक फेंक दिया, एक को नीचे फेंक दिया, दोनों को हमने इस तरीके से फेंक दिया। तो T1 और T2 में क्या रिलेशन रहेगा? देखो 3 फिनोमेना, ये 3 घटनाएं हैं एक ही साथ, मतलब एक के बाद एक करनी है हमें। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने यहाँ से किसी को एक को ड्रॉप कर देना है, तो ये होगा u = 0। यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई, तो आपका h जो है ना, ये हाइट तो हर जगह सेम रहेगा क्योंकि आपने एक ही बिल्डिंग ली है, तो ये क्या होगा ut + ½ at²। अच्छा इसके हिसाब से अगर इसको देखें तो h होगा u 0 हो गया, आपके लिए खत्म हो गया गेम यहाँ पर। तो आपको लिखना है ये ½ gt², इसके लिए वैसे हाइट उसके लिए भी सेम है, तो नीचे फेंका है आपने, ऐसे फोर्स करके फेंका है, ड्रॉप नहीं किया। ड्रॉप किया होता तो u 0 होता, फेंका हुआ है तो यहाँ पर आपके पास u1 जितनी वेलोसिटी है। तो अगर इसके लिए यही इक्वेशन यूज किया जाए तो h होगा ये u1t1 प्लस ½ g लिख देता हूं मैं डायरेक्टली, क्योंकि यहाँ पर एक्सेलरेशन जो है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होने जा रहा है। ठीक है, तो इसके लिए हो गया ये। अच्छा इसके लिए ऐसा ही इक्वेशन, लेकिन कहां से, बॉटम में से ऊपर की तरफ आप फेंक रहे हो उसको, तो यहाँ पर आपकी वेलोसिटी है u2 और फिर वो ऊपर आते आते जो है यहाँ पर मैक्सिमम हाइट पर जाना चाहिए। तो इसके लिए हमने लिखना h, ये होगा u2 t2 प्लस ½ यहाँ पर भी g t2² हुआ, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ये नीचे की तरफ जा रहा है। यहाँ पर अगर हमने लिख देना है तो ये होगा -h, क्योंकि अगर ओरिजिन जो होता है ना x एक्सिस और y एक्सिस को हम डिफाइन करते हैं, तो ये पॉजिटिव हुआ तो ये नेगेटिव होगा, अगर ये नेगेटिव हुआ तो ये पॉजिटिव, किसी एक को तो लेना ही है। अच्छा हमारे पास इक्वेशंस है, अब हम उसको सामने रखते हैं कि ये u1t1 प्लस ½ g t2² हुआ, ये हो गया h
u2t2 प्लस हाफ g t2 स्क्वायर हो गया ये t1 है। अच्छा अब क्या करेंगे, इसको निकाल देंगे क्योंकि हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी का कोई सॉल्यूशन है ही नहीं, तो हम उसको ना t से मल्टीप्लाई करते हैं और एक दोनों की इनिशियल वेलोसिटी सेम है, इसको t2 से मल्टीप्लाई किया, इसको t1 से मल्टीप्लाई किया, यहां पर क्या होगा, ये होगा t2 और ये होगा t1। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये दोनों टर्म जो है ना वो सेम कर दी मैंने, सेम हो गया। अच्छा इसको मैंने t2 से मल्टीप्लाई किया तो t1 स्क्वायर t2 होगा ये, और ये जो है t1 से मल्टीप्लाई किया तो t2 स्क्वायर t1 यहां पर भी होगा। एक नेगेटिव ऑलरेडी है मेरे पास, अब मुझे क्या करना है, मैं ना इन लोगों को नेगेटिव दे देता हूं तो ये हो जाएगा कट, ठीक है। अच्छा ये अगर कट हो गया तो यहाँ पर h कॉमन लिख लिया मैंने, तो ये t2 t1 इन दोनों का सब्ट्रैक्शन हुआ, यहाँ पर भी सब्ट्रैक्शन होगा लेकिन 1/2 gt स्क्वायर के बाद t1 t2 इसमें से बाहर निकाला जा सकता है, कॉमन फैक्टर है ये, ठीक है। तो t1 t2 और यहाँ पर होगा t1 t2, खत्म। अच्छा इसके हिसाब से अगर देखें तो दोनों तरफ से कट हो गया, तो अब जो इक्वेशन हमारे पास है वो है हाफ g t1 t2। अच्छा भाई हाफ का तो हमारे पास एक और भी इक्वेशन है जो कि t को रिप्रेजेंट करता है, लिख देते हैं ना यहाँ पर हाफ g t स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ g t1 t2। हाफ दोनों तरफ से कट हो गया, g दोनों तरफ से कट हो गया, और क्या बचा, बचा t स्क्वायर इज इक्वल टू t1 t2, तो t होगा क्या, स्क्वायर रूट ऑफ t1 स्क्वायर रूट ऑफ t2, ठीक है। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर 3, ये जो था स्क्वायर रूट ऑफ t इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ t1 t2, ठीक है। एमसीक्यू को ध्यान से देखने वाली चीज क्या पता है कि एक नहीं ये तीन सिचुएशन है, तीन ऑब्जेक्ट नहीं है, एक ही सिचुएशन है, सॉरी एक ही ऑब्जेक्ट को आप तीन बार रिप्रेजेंट कर रहे हो, एक को आपने ड्रॉप कर दिया, एक को आपने ऊपर फेंका और एक को नीचे फेंका फोर्स से, तो एक ही घटना को आप तीन तरीके से देख रहे हो, उसमें ना h कॉमन रहेगा, फिर ये ना आपका लॉजिक है कि आप क्या मल्टीप्लाई करते हो, फिर किस तरीके से उसको सॉल्व करते हो, ठीक है। उसके बाद 24th एमसीक्यू से 400 मीटर पर सेकंड से एक बंदूक में से निकली हुई गोली किसी ब्लॉक के अंदर जो है मतलब घुस जाती है, और उस तरफ से 10 ग्राम की गोली है और 2 किलोग्राम का एक ब्लॉक है, और फिर उसके उस तरफ से वो बाहर निकल जाती है। अच्छा मतलब बाहर क्या कहते हैं कि पेनेट्रेट कर रही है, उस तरफ से बाहर भी निकल जाएगी, ठीक है। चलो उसको पहले ना देखते हैं कि हो क्या रहा है, ठीक है। ये हो गया बुलेट, ये हो गया ब्लॉक, बुलेट को थोड़ा नीचे ड्रॉ कर रहा हूं मैं, इसके अंदर ये घुस जाएगी, फिर उसके बाद ये ब्लॉक जो है वेलोसिटी में आएगा मतलब मूव करेगा, फिर इसको ये यहाँ से तोड़ के उस तरफ से ये बुलेट जो है बाहर भी निकलेगी, ठीक है। पहले सिचुएशन क्या थी, पहले सिचुएशन ये थी कि एक ब्लॉक था फिर एक बुलेट थी, ब्लॉक वैसे भी खड़ा हुआ है मूव नहीं कर रहा है, तो इसकी वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 0, u1 इज इक्वल टू क्या है, चलो u लिख देते हैं या फिर u1 रखो ना, कोई प्रॉब्लम वैसे नहीं है इससे। अच्छा इनिशियल मोमेंटम m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, आसान सी चीज हुई, यहाँ पर ये 0 होने जा रहा है क्योंकि u2 0 है, तो m1 u1 फिर होगा ये m1 v1 प्लस m2 v2। अच्छा अब मुझे चाहिए वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक, तभी तो मैं फाइंड कर पाऊंगा ना कि वेलोसिटी ऑफ द बुलेट किस तरीके से होगी। तो ये क्या था पता है कि ब्लॉक जो है ना इस तरीके से मतलब दूर फेंका जाएगा, ठीक है। अगर वो दूर फेंका गया तो mgh के हिसाब से हम उसको फाइंड करेंगे कि हाफ mv स्क्वायर, कितना ऊपर ये जा रहा है, इसको हमने ना ऐसे मतलब होल्ड किया हुआ है, तो m दोनों तरफ से कट हो गया, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh हुआ, तो v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ क्या होगा 2gh, 10 सेंटीमीटर ऊपर गया ना। अच्छा तो 2 फिर ये होगा 10, 10 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया 1 और स्क्वायर रूट ऑफ 2, खत्म। वाह इतना आसान है, देखो ये अब 10 ग्राम का एक बुलेट जिसको हमने किलोग्राम में कन्वर्ट कर दिया, इसका इनिशियल वेलोसिटी है 400 जो कि मेरे पास है ये। अच्छा मास ऑफ द ब्लॉक 2 किलोग्राम, वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक √2 हो गया, मास ऑफ द बुलेट 10 ग्राम, अगेन इट इज 10⁻³ और v2 बाहर निकलते हुए जो मुझे चाहिए, ठीक है। ये कैसे हुआ, अगर किसी को जानना है या फिर आपको एक सवाल है तो हमने यहाँ पर लिखा है कि 5 मीटर लॉन्ग एक डोरी है, एक थोड़ा स्ट्रिंग है जिससे हमने बांध के रखा, जैसे ही वो बुलेट उसको हिट करता है ना तो वो इसके ऊपर 10 सेंटीमीटर ऊपर चला जाता है, देखो 10 सेंटीमीटर हाइट वो अचीव कर रहा है, ठीक है, 10 सेंटीमीटर हाइट में वो जा रहा है, तो इसका mgh हुआ जो कि यहाँ पर हाफ mv स्क्वायर था। काइनेटिक एनर्जी को मैंने पूरा पोटेंशियल एनर्जी में ले लिया,
कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी के हिसाब से हुआ है, ठीक है। फाइन, अब डेटा है आपके पास, बहुत आसान तरीके से लिख सकते हैं इसको। ये होगा 4, ये 2√2, फिर ये होगा 10⁻², और v2 इसको इस तरफ ले लेते हैं 2√2/10⁻², और ये होगा v2। इसको आपको सॉल्व करना है। ऐसे कैलकुलेटर लो या फिर अपने आप थोड़ा ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करके 4 लो, फिर 4 को बाहर निकालो। आसान है वैसे, अगर आप चाहें तो मैं ऐसे बता सकता हूँ कि इस तरीके से होगा। देखो ये 4 माइनस √2 ऊपर नीचे बना देते हैं, तो ये ऊपर होगा 4/√2, और नीचे 10⁻² है, ऊपर उसको ऊपर ले लेते हैं तो 10⁻², मतलब ये होगा 100। खत्म। अच्छा, और इसमें से 4 निकाल लेते हैं बाहर, तो ये होगा 1 माइनस √2। अच्छा, और ये हो गया v √2 1.414 है, इसका एलसीएम लेके आप यहाँ पर रख दो तो 4, फिर यहाँ पर होगा √2 माइनस 1 और बाई √2। यहाँ पर अगर आपने √2 को 1.414 लिखा है तो ये क्या होगा, ये होगा 0.41 और डिवाइडेड बाय 1.41, और ये हो गया आपका वेलोसिटी, ठीक है। तो ये करीबन आएगा शायद आपका 1 to 1.98 या 1.8 के आसपास मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये 41 कट हो जाएगा, 40 या 16/14 तो करीबन समवेयर वहीं पर आएगा वो, ठीक है। तो ये जो ना आपका 24th एमसीक्यू हुआ। अच्छा, उसके बाद है 25। अच्छा, 25 एमसीक्यू क्या कह रहा है कि जैसे एक स्प्रिंग है, उसके ऊपर हमने ना m मास का कोई बॉडी, कोई एक ऑब्जेक्ट जो है लटकाया हुआ है। अच्छा, और वहां पर हमें चाहिए एम्पलीट्यूड, कंप विस्तार का रेशियो a1/a2 जब उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी हो रही है। मैक्सिमम वेलोसिटी, इससे आसान क्या हो सकता है भाई? वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? प्लस और माइनस ओमेगा स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। अच्छा, मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए, मैक्सिमम वेग के लिए हम y इज इक्वल टू क्या रखते हैं? 0, तो v इज इक्वल टू प्लस और माइनस ओमेगा स्क्वायर रूट ऑफ a। खत्म तो हो गया। अब ये इनिशियल को, ये फाइनल को प्लस और माइनस ओमेगा, और ये a1 a2 जो कुछ आपको रखना है इसे रख दो, ठीक है। अच्छा, अब दोनों सेम है, v इनिशियल इज इक्वल टू v फाइनल है, तो ओमेगा 1 a1 इज इक्वल टू ओमेगा 2 a2। मैंने ना इसको a2/a1 बनाना है, a2/a1 हो गया तो ओमेगा 1/ओमेगा 2 भी हो जाएगा। अच्छा, ओमेगा को हम स्क्वायर रूट ऑफ k/m के तरीके से बताते हैं, तो ये k1 m1 और ये होगा k2 m2, ठीक है। और मास एक ही ऑब्जेक्ट का है, मतलब एक ही ऑब्जेक्ट की m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m रख दिया, तो यहाँ पर दोनों मास सेम हो गए, कट हो गया। अच्छा, तो a2/a1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ k1/k2। आई थिंक ये ऑप्शन आपका होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप उसको देख पाएंगे। क्लियर हुआ? फाइन। उसके बाद का है 26th वाला। 26th जो है वो भी बहुत आसान है, मतलब इसमें तो कैलकुलेशन ही नहीं है। जो देखते हैं, जैसे एलसीआर परिपथ है, एलसीआर सर्किट है, 70 किलो रेडियन प्रति सेकंड की एंगुलर फ्रीक्वेंसी से वो चल रहा है, से 70 किलो। सी ये होगा 70,000। हाँ, कितना बड़ा फ्रीक्वेंसी है। इंडिया में ना ये ओमेगा अगर पता है ना, तो ओमेगा इज इक्वल टू 2πf लिखते हैं, ठीक है। तो ये जो है ना 2π और 50 हर्ट्ज लिखते हैं, तो ये 100π 100 कर दिया, तो ये होगा 314 रेडियन पर सेकंड। ये हमारे यहाँ पर चलता है 314 रेडियन पर सेकंड। देखिए कितना डिफरेंस है, मतलब 20 गुना ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, ठीक है। ओके, तो अगर उसको चलाया जाए तो इस सर्किट में कौन से चेंजेस आएंगे? अच्छा, मतलब ये जो सर्किट है ना पूरा का पूरा, उसमें बड़ी फ्रीक्वेंसी रख दी जाए तो क्या होना चाहिए? अच्छा, बड़ी फ्रीक्वेंसी, बहुत बड़ी फ्रीक्वेंसी रखते हैं ना, तो xc जो होता है ना, xc होता है 1/2πfc। फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी, बहुत बड़ी, मतलब ओमेगा बढ़ा दिया हमने, यहाँ पर 1/ωc लिखते हैं ना, तो ये बहुत बड़ा है। अगर ये बड़ा हो गया तो ये छोटा हो जाएगा, अगर ये छोटा हो गया तो कैपेसिटर है, मतलब अच्छे से काम करेगा, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस ही नहीं है। आर को कोई फर्क ही नहीं पड़ता कौन सी फ्रीक्वेंसी से काम कर रहे हो, वो सबसे अलग है। ये जो भाई साहब है ना, उसका जो है XL इज इक्वल टू क्या होगा? ओमेगा L। अगर ओमेगा L हो गया तो ये पूरा का पूरा जो है खत्म हो जाएगा, मतलब बहुत बड़ा रेजिस्टेंस बनाएगा। ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस बन गया तो ये सीधा का सीधा वायर है, तो इसको कैलकुलेट ही नहीं करना है। तो आपके लिए सर्किट है RC सर्किट, तो ये क्या होगा? ये तो RC सर्किट हो जाएगा, क्योंकि इंडक्टर तो गेम में है ही नहीं।
इंडक्टर को तो आपने क्या कर दिया, वायर के रूप में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो ये होगा सीरीज में आरसी सर्किट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद का एमसीक्यू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। अच्छा ये है क्या वैसे, अगर आपको याद हो तो ये जो है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में से उसको हमने वेलोसिटी ऑफ लाइट कहा है। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या होता है, मीटर पर सेकंड, मतलब m0 l1 t -1। खत्म। ये आपका थर्ड ऑप्शन हो गया, ठीक है। ये 27th था। 28th देखते हैं। एक इंडक्टर है, उसका एक फिगर दिया है, v और t का फिगर दिया। अच्छा, v और t का फिगर इस तरीके से दिया है। अच्छा, आपको इसके हिसाब से करंट और टाइम का फिगर बनाना है, करंट और टाइम का। अच्छा, ये vt फिगर है ना, तो आप it फिगर किस तरीके से बनाएंगे, I और टाइम का। तो इंडक्टर में ना वोल्टेज और करंट 90 डिग्री के फेज डिफरेंस से होता है। इसका जो डेल्टा होता है ना वो 90 डिग्री होता है, पता है। ये जो है ना 90 डिग्री होता है। अरे यार, ये मतलब खराब कर दिया मैंने पूरा। अच्छा, 90 डिग्री हो जाएगा ये, तो मतलब वोल्टेज मैक्सिमम है तो करंट जीरो है। अच्छा, करंट जीरो, वोल्टेज जीरो गया तो वो मैक्सिमम हो जाएगा। यहाँ पर आपका वोल्टेज मैक्सिमम है तो करंट कहां से स्टार्ट होगा, जीरो से, क्योंकि वोल्ट इज परपेंडिकुलर टू करंट। इस तरीके से देखते हैं इसको, वोल्टेज इज परपेंडिकुलर टू करंट होगा। जब ये मैक्सिमम है ये जीरो है, जब ये जीरो होगा ये मैक्सिमम हो जाना चाहिए, ये जैसे नेगेटिव मैक्सिमम हुआ तो ये जीरो हो जाना चाहिए। तो इस तरीके से बनेगा, जो कि आपका ऑप्शन है डी। देखो ध्यान से, ठीक है। आसान था एमसीक्यू है, सिर्फ 90 डिग्री के फेज डिफरेंस को उन्होंने सिर्फ ग्राफ में दिखाया है और कुछ था ही नहीं इसमें, ठीक है। तो ये 90 डिग्री का फेज डिफरेंस रहता है। अगर आपको किस तरीके से हुआ है 90 डिग्री का फेज डिफरेंस, तो अगर जानना है तो आपको मिलना पड़ेगा मुझे। अच्छा, h/2 पाई किसके इक्विवेलेंट होगा, तो h/2 पाई, h/2 पाई वैसे होता क्या, ये जो है ना बोहर का पोस्टुलेट है। ये जो बोहर के पोस्टुलेट्स जो होते हैं ना, उसमें से फर्स्ट पोस्टुलेट है। उसने क्या कहा था कि एंगुलर मोमेंटम n = nh/2 पाई। मैंने क्या कर दिया, मैंने h/2 पाई लिख दिया, देयरफॉर n = 1 लिख दिया, मतलब है h/2 पाई l। अच्छा, अब dl/dt करते हैं, तो ये होगा टॉर्क होगा I अल्फा, आपने dt सामने ले लिया, dl = I अल्फा, फिर dt सब तरफ इंटीग्रेशन कर लेते हैं, तो ये होगा l इंटीग्रेशन I अल्फा dt, और l है क्या, h/2 पाई है। खत्म हो गया। सी, इसका आंसर क्या होना चाहिए, फर्स्ट वाला। अच्छा, LR एक इंडक्टर है और रेजिस्टेंस है, उसका रेशियो क्या होना चाहिए, अच्छा ओमेगा L/R। इससे ज्यादा आसान क्या होगा भाई, ओमेगा खुद एक रेजिस्टेंस है, नीचे भी रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस बाय रेजिस्टेंस खत्म कर दो ना, तो ये होगा डायमेंशनल लेस, M0 L0 T0 हो गया। अच्छा, 31 को देखते हैं। एक R रेडियस और T थिकनेस का एक स्फीयर है जो कि पानी में तैर रहा है। अच्छा, पानी में तैरता हुआ एक स्फीयर है, ठीक है। और तो उसके लिए मतलब क्या हम कह सकते हैं कि थिकनेस किस तरीके की होनी चाहिए। देखो ध्यान से, इस तरीके से कि पानी का सरफेस हुआ, उसके अंदर मान लो कि एक स्फीयर है, होलो स्फीयर है, तो इसकी ये थिकनेस है t जितनी। ये जो थिकनेस आपने देखी ना यहाँ पर, ये जो है ना t थिकनेस है। मटेरियल सिर्फ यहाँ पर है, ये होलो स्फीयर है, अंदर की तरफ मटेरियल नहीं है, ठीक है, समझ रहे हो, मतलब गोला है ये, अंदर की तरफ से कोई मटेरियल ना हो ऐसा। इसने ना पानी को रिप्लेस किया होगा, लेकिन जो उसने रिप्लेस किया वो इसके जितना ही पानी होगा। आर्किमिडीज प्रिंसिपल को मैं ले रहा हूं। अच्छा, तो ये जो आपने देखा उसकी रेडियस दोनों की क्या होगी, सेम होगी। ये भी r है तो ये भी क्या होगा भाई, r ही तो होना चाहिए ना, ठीक है। तो ये होगा r। अब मुझे इसका मटेरियल चाहिए, इसका टोटल मटेरियल क्या होना चाहिए, तो मटेरियल हम कहते हैं कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, तो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम होगा। वॉल्यूम को मैं बना रहा हूं एरिया इनटू थिकनेस इसके लिए, हाँ ठीक है। अच्छा, अब एरिया क्या होना चाहिए, एरिया है 4 पाई r स्क्वायर, तो ये हो गया 4 पाई r स्क्वायर इनटू ये हो गया थिकनेस, ये मुझे मिला है मास, ठीक है। इतना ही मास इसने यहाँ पर भी रिप्लेस किया, तो ये जो है ना मेटल की लिए हुआ, और यहाँ पर डेंसिटी मास ऑफ द वाटर बाय वॉल्यूम ऑफ द वाटर होगा, ठीक है। सामने ले लेते ना, तो मास ऑफ द वाटर इज इक्वल टू डेंसिटी वॉल्यूम ऑफ द वाटर। वॉल्यूम तो पूरा का पूरा सॉलिड पानी से बना हुआ स्फीयर है, ये तो पूरा सॉलिड है,
पानी से बना हुआ है, तो ये क्या होगा 1 होगी उसकी डेंसिटी, और ये जो भाई साहब है वो है 4 पाई r⁻³ अच्छा, मतलब दोनों का मास क्या होना चाहिए, अगर ये तैर रहा है तो दोनों का मास सेम होगा ना, क्योंकि ऊपर की तरफ का बॉयंसी फोर्स और नीचे की तरफ का फोर्स दोनों सेम ही तो हुए। तो अगर दोनों सेम हो रहे हैं तो हम लिखेंगे कि 4 पाई कैपिटल R² into t is equal to 4/3 पाई r⁻³ 4 पाई दोनों तरफ से कट हो गए, एक r से कट हो गया, r² जो कट हो गया, मुझे चाहिए t। तो अगर मैंने इसको नीचे ले लिया है तो ये क्या होगा कि ऊपर होगा r और नीचे होगा 3 रो। अगर आप ध्यान से देखें तो ये दोनों कट हो गए, नीचे जो है बाई 3 और ऊपर एक r। तो t क्या होना चाहिए भाई, t होना चाहिए आपका लेस देन और इक्वल टू r, इससे ज्यादा सॉरी इससे कम या फिर इसके जितना, जो कि आपका थर्ड ऑप्शन है। अगर आपने थिकनेस बढ़ा दी तो मटेरियल बढ़ जाएगा ना, मटेरियल बढ़ जाएगा तो फिर स्फीयर जो डूब जाएगा, सिंपल हुआ, ठीक है। और उसके बाद जो है कंप्लीट इनइलास्टिक कोलिजन के किस्से में क्या होता है, कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन हुआ, अरे बहुत आसान है ना, इनइलास्टिक है, एनर्जी खत्म हो जाएगी या फिर शेयर होगी, एनर्जी कहीं पर वेस्ट होगी, लेकिन मोमेंटम नहीं शेयर कर सकते ना। मतलब क्या है ना कि कोई अगर दो चीजें टकरा रही है, उसके ना कोलाइड होता है, मतलब वो ऐसे टकराती है, तो क्या होगा, वो एनर्जी शेयर करेगा, मोमेंटम थोड़ी ना शेयर करेगा, क्योंकि एनर्जी कहां पर शेयर करेगी पता है, मतलब वो चीजें जब अतराती है, मतलब टकराती है, तो क्या होता है पता है कि साउंड एनर्जी प्रोड्यूस होती है, हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, कभी-कभी ब्रेकेजेस भी होते हैं, तो वहां पर एनर्जी वेस्ट होती है। लेकिन मोमेंटम को इन चीजों से लेना देना ही नहीं है, तो मोमेंटम ऐसे ही रहेगा और एनर्जी वो इस तरीके से यूज हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपका 32 एमसीक्यू था। अच्छा, एक पर्सन ऊपर की तरफ एक बॉल फेंक रहा है, हर एक सेकंड में एक बॉल फेंक रहा है, जब ऊपर का बॉल जो है मतलब रुक जाएगा तब वो नीचे का बॉल एक दूसरा बॉल भी फेंकेगा, ऐसे मतलब जगलर्स होते हैं ना जो खेलते हैं, जैसे एक बॉल फेंक दिया फिर दूसरा फेंक दिया, फिर ऐसे वो खेलते हैं। तो उसने एक फेंक दिया, जब वो जब रुक जाएगा तो वो दूसरा भी फेंक देगा। अच्छा, तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो एक बॉल उसने ऊपर की तरफ फेंक दिया, फिर वहां पर ये है। अच्छा, क्या होगा ज्यादा से ज्यादा, मतलब यहाँ से जो ना t is equal to 1 सेकंड में, हर एक सेकंड में वो एक बॉल फेंक रहा है, तो इसकी ऊपर जाने की वेलोसिटी क्या हुई, इसकी ऊपर जाने की वेलोसिटी जो है उसको छोड़ देते थोड़ी देर, लेकिन टाइम मिल गया हमें, v is equal to क्या हुआ 1, एक्सेलरेशन क्या होगा g। अच्छा, और हमें चाहिए ऊपर तक की वेलोसिटी, यहाँ पर उसकी फाइनल वेलोसिटी v is equal to क्या होनी चाहिए 0 होनी चाहिए। तो बॉल कितनी ऊंचाई तक जाएगा, मतलब हाउ हाई, कितना ऊपर तक जा सकता है वो, बहुत आसान है भाई, h फाइंड करो ना, h फाइंड करते हैं तो ut प्लस हाफ ad स्क्वायर के हिसाब से बना सकते हैं। इनिशियल वेलोसिटी नहीं है तो उसको फाइंड करना पड़ेगा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2ad। अच्छा, मतलब यहां से शायद मतलब डायरेक्ट हो जाएगा, ये 0, u स्क्वायर इज इक्वल टू 2ad, ये पूरा का पूरा h हमें फाइंड करना, फिर आप उसको इसमें इनपुट कर दो और टाइम इज इक्वल टू 1 सेकंड ले लो, ठीक है। तो इस तरीके से ये थोड़ा आसान वाला क्वेश्चन है, आप कैलकुलेशन खत्म कर लो, आपको 100% वो मिल जाएगा, ठीक है। तो उसको 1 सेकंड दिया उसने ऊपर जाने के लिए बहुत आसान क्वेश्चन था। आपने देखा ये कि 33 जो है मतलब इस तरीके से बहुत आसानी से हो गया। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है कि एक मास ऑफ द मून हुआ, वो है पृथ्वी के मास से 1/81 टाइम, मतलब 1/81 टाइम है, तो मास ऑफ द मून जो कि 1/81 टाइम्स ऑफ मास ऑफ द अर्थ है, ठीक है। चलो, फिर एक ग्रेविटेशनल फोर्स, किसका, मास ऑफ द फोर्स मून का, और उसका जो अर्थ का ग्रेविटेशन है उससे वो है 6th पार्ट, मतलब छठा भाग है उसका। तो फिर क्या रिलेशन बनेगा, रेडियस, मून और अर्थ का रेडियस क्या बनेगा, बहुत आसान सी चीज है, देखो f अर्थ लिखते हैं, किसी एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं और मास ऑफ द अर्थ एंड r स्क्वायर ले लिया, वही चीज मैं मून पे भी लेके जा रहा हूं, तो ये g कैपिटल M मास ऑफ द मून अपॉन ये क्या होगा, ये अर्थ वाला है, ये मून वाला है, ठीक है। अच्छा, अब मुझे ना ये मून में ना ये डेटा फिट करना है, मतलब ये डेटा मैं इसमें लगा दूंगा, तो ये क्या होगा, ये होगा Fe/6। अच्छा, फिर यहाँ पर क्या होगा, g स्मॉल m, जो कि वो मास जो मैं लेके गया वही है, और कैपिटल M मतलब मास ऑफ द मून क्या होना चाहिए, ये है Me/81। नीचे जो है मतलब ये rm की तो हम बात करें ना, तो ये है rm स्क्वायर,
क्लियर हुआ? अच्छा, अब बाकी की जो चीजें उसको हटा देते हैं। Fe/6 होगा, फिर ये होगा Gm कैपिटल M मास ऑफ द अर्थ अपॉन r स्क्वायर m, और ये हो गया 1/81। क्लियर? अच्छा, इसके हिसाब से अगर लिखा जाए तो Fe का फॉर्मूला यहाँ पर रख सकते हैं हम। तो ये Fe का फॉर्मूला होगा Me/6 Re स्क्वायर इज इक्वल टू Gm Me अपॉन r स्क्वायर m और 81। खत्म, ये सब निकल गए, इसको ऊपर ले लिया हमने। 81/6 इज इक्वल टू Re/Rm, स्क्वायर रूट ले लिया क्योंकि ये स्क्वायर्ड है, तो Re/Rm क्या होना चाहिए? ये होगा 9/√6, जो कि आपका सेकंड ऑप्शन है। ठीक है, अब इस सेक्शन में लास्ट एमसीक्यू 35, कूलम्ब्स लॉ किसको रिप्रेजेंट करता है? अरे कूलम्ब्स लॉ पकड़ के चलो, गॉस लॉ पकड़ के चलो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पकड़ के चलो, हर एक का सोर्स तो कूलम्ब्स लॉ ही है ना। मतलब इंटीग्रेशन ऑफ EdA इज इक्वल टू सिग्मा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वही तो हुआ। हर एक जगह से कहीं से भी निकलो, आपको आना तो यहीं पर है। इंटीग्रेशन ऑफ EdA सिग्मा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अगर आपको देखना है तो मतलब हो सकता है कि जैसे आपको बता दे रहा हूँ कि यहाँ से चलो स्टार्ट कर दे। देखो मतलब ऐसे ही गॉसियन सरफेस को लेके पकड़ के चल रहा हूँ कि EdA, ध्यान से देखो अभी ये क्या हो रहा है। इंटीग्रेशन KQ अपॉन ये r स्क्वायर, और ये होगा 4πr स्क्वायर। देखो अच्छा, K किस तरीके से लिखेंगे? K होगा 1/4π एप्सिलॉन नॉट, फिर ये Q भी है, R भी है, और 4πr स्क्वायर किसी को छेड़ा नहीं, ऐसे ही पड़ा हुआ है। 4π कट हो गया, r स्क्वायर कट हो गया, बचा क्या? इंटीग्रेशन ऑफ Q/एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट तो वैसे भी कांस्टेंट है, निकाल लो ना बाहर। तो इंटीग्रेशन ऑफ Q हुआ, तो इंटीग्रेशन ऑफ Q मतलब टोटल चार्ज Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सी, तो यही तो हुआ ना, ये देखा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने यहाँ से निकाला, फिर सामने तक पहुंच गया। तो ये आपका सेक्शन 1 था, जो कि आपको कंपलसरी अटेंड करना था, 35 क्वेश्चंस। अब हम जा रहे हैं अलग सेक्शन में, जहां पर आपको 50 में से कुल 15 क्वेश्चन दिए जाते हैं, जिसमें से आपको 10 क्वेश्चन कंपलसरी अटेंड करने हैं, 5 को आप ड्रॉप कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा या फिर आपको एडवाइस भी दूंगा कि अगर आप पहले 5 या पहले 10 में बहुत कॉन्फिडेंट है, आपको लग रहा है कि आंसर सही है, तो दूसरे क्वेश्चन को आप देखो भी मत, पढ़ो भी मत, क्योंकि वो आपको खाली मतलब कंफ्यूज करेंगे। अगर हो सके तो पहले 10 में से ही खत्म करके निकल जाओ, और ये जो टाइम बचेगा आपका वो बायोलॉजी या केमिस्ट्री को दो। ठीक है, तो मतलब 15 के 15 पढ़ने की जरूरत नहीं। अगर आपको 10 क्वेश्चन आते हैं तो देखो ही मत ना 5 को। ठीक है, एक घड़ी है S, वो स्प्रिंग के दोलन पे काम करे, एक जो है ऑसिलेशन पे काम कर रही है। अगर दोनों घड़ियों को समान तरीके से चलाना है, अच्छा अगर हम पृथ्वी के जितनी ही डेंसिटी जो है उपग्रह पर हम लेके जाते हैं, तो इनमें से कौन सा कहते हैं मतलब वो कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही रहेगा? अच्छा, पहले मैं आपको ये बता दूं कि स्प्रिंग क्लॉक क्या होता है। जैसे ना कहते हैं कि स्प्रिंग क्लॉक, अच्छा स्प्रिंग क्लॉक जो है वो वर्क करती है T इज इक्वल टू, मतलब ओमेगा जो अभी हमने लिखा था ना, स्क्वायर रूट ऑफ K बाई M। अच्छा, ये हो गया 2 पाई बाई T और स्क्वायर रूट ऑफ K बाई M। ध्यान से देखें ना इस फॉर्मूला को ध्यान से देखो, इसमें कहीं पर ग्रेविटेशन है ही नहीं। मतलब अगर स्प्रिंग से बना हुआ जो क्लॉक होता है ना, जिसपे वो स्प्रिंग के ऊपर काम करता है, तो उसको आप कहीं पर भी ले जाओ, वो वही समय दिखाएगा जो अर्थ पे दिखा रहा है, क्योंकि उसका डिपेंडेंसी नहीं है। अच्छा, दूसरा क्लॉक क्या होता है? दूसरा क्लॉक होता है ऑसिलेटरी क्लॉक होता है। अच्छा, ये क्लॉक ना पुराने जमाने में मिलते थे, अभी खत्म हो गए, मतलब बहुत दिखावे के लिए लोग यूज करते हैं उसको, लेकिन ये जो ना ये क्लॉक्स जो होते हैं इस तरीके से काम करते हैं, जैसे ना ऐसे वो ऑसिलेट हो रहा है, और ये 2 सेकंड का उसका ऑसिलेशन रहता है, 1 और 2, इसको ना सेकंड क्लॉक भी कहते हैं। ठीक है, ऐसे मतलब वो ऑसिलेट हो रहा है। तो इसका T का फार्मूला क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ L बाई G। अच्छा, यहाँ पर प्रॉब्लम है, देखो G जो है ना वो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन को दिखाता है। अगर आपने प्लैनेट ही बदल दिया, मतलब आप अर्थ के ऊपर से चले गए किसी प्लैनेट पे चले गए, तो आपका G बदल जाएगा ना। ये तो G ऑफ द अर्थ था, ये तो G ऑफ द प्लैनेट हो गया। तो अभी आपको ये बताना है यहाँ पर कि G ऑफ द प्लैनेट चेंज होने की वजह से ये चेंज हो जाएगा। ये तो स्प्रिंग से काम कर रहा है, उसको तो किसी भी तरीके से काम करना है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस पे। तो इसका मतलब ये होना ना कि इसको फर्क पड़ेगा, मतलब ऑसिलेटरी क्लॉक जो है ना वो धीरे हो जाएगा, स्प्रिंग को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब आपका सेकंड ऑप्शन शायद मतलब इस तरीके से सही है कि S की वजह से, मतलब S जो है वो P से ज्यादा फास्ट चलेगा। ये स्प्रिंग क्लॉक जो है ना वो आपका फास्ट चलेगा इसके
मुताबिक या इसके मुताबिक, क्योंकि इसके कंपैरिजन में ना ये थोड़ा स्लो हो जाएगा क्योंकि आपका जी कम हो रहा है, ठीक है। तो ये 36 था। अच्छा 37 बहुत आसान है, ध्यान से देखें। एक इंसान है जो कि एक बंदा है, वो अपने किसी एक ऑब्जेक्ट को देख रहा है मैग्नीफाइंग लेंस से। मैग्नीफाइंग लेंस पता है ना, इस तरीके से मतलब बाजार में बहुत आसानी से अवेलेबल होते हैं, आप उसको ना खेलने के लिए भी यूज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से पकड़ के फिर हम ना उसको बुक पे ऐसे मतलब फोकस करते हैं, यहाँ पर एक लेंस लगाया होता है, तो इसकी वो बात कर रहा है। अच्छा उसके सामने 75 सेंटीमीटर पे कोई एक चीज रखी गई या फिर कोई एक इंसान है, क्या फर्क पड़ता है, कोई भी रख दो ना यहाँ पर, ठीक है। अच्छा मुझे ना ये चाहिए, ये देखना है मुझे, अगर मुझे ये देखना है तो मुझे ना इसकी इमेज चाहिए 25 सेंटीमीटर इसी तरफ, मतलब यहाँ कहीं पर, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास v है, मेरे पास u है, मेरे पास फोकल लेंथ नहीं है, वही तो मुझे फाइंड करनी है। आपका v जो आपने 25 कर दिया, आपका u जो आपने 75 कर दिया, दोनों एक तरफ है तो दोनों को वैसे भी मुझे माइनस देना पड़ेगा, तो 1/f हुआ, ये हो गया प्लस, इस माइनस की वजह से 3 ऊपर मल्टीप्लाई करके एलसीएम ले लेते ना, आसान रहेगा। तो ये क्या होगा 2 प्लस 2 बाय 75 और ये हो गया 1/f, रेसिप्रोकेट कर दो 75/2, ये क्या होना चाहिए 37.5 आई थिंक, ठीक है। ये मिल गया आपका ए ऑप्शन, देखो a = 37.5 सेंटीमीटर हो गया ना। इसमें ना एक सस्पेंस क्या था पता है, कि आपको ना ये इमेज डिस्टेंस v जो है ना वो नहीं दिया गया, उसने ना क्या लिखा पता है, कि उसमें लिखा है कि मैं उस बंदे को देखना चाहता हूं। आपको वही चीज दिखाई देगी जो आपकी आंखों से 25 सेंटीमीटर के आसपास की, उसके आगे अगर चली गई तो स्ट्रेस होगा थोड़ा, बहुत आगे चली गई तो शायद दिखना भी बंद हो जाए, अगर आपने करीब ले लिया 25 से लेस ले लिया तो भी दिखना बंद हो जाएगा। एग्जैक्ट जो 25 सेंटीमीटर जिसको हम नियर पॉइंट कहते हैं ना, ये है आपका नियर पॉइंट। नियर पॉइंट जो है ना वो कॉन्सेप्ट वही है कि आप उसको 25 सेंटीमीटर पे लाके रखो, वो आसानी से दिखेगा विदाउट स्ट्रेन, आपकी आंखों को बिना किसी तकलीफ को आप देख पाएंगे। तो मैंने ना क्या किया पता है, कि इमेज को ना मैंने पकड़ के रख दिया, भाई इमेज मेरा 25 पे बनना चाहिए, ठीक है। अब फिर एलसीएम और खत्म, ठीक है। तो इस तरीके से नियर पॉइंट का जो है कॉन्सेप्ट लिया। इसमें ना इमेज डिस्टेंस ढूंढने मत निकलना, कहीं पर इमेज डिस्टेंस है नहीं, क्वेश्चन में देंगे भी नहीं, ठीक है। ओके y = 3 sin pi/2 50t - x, ये एक इक्वेशन है जिसके हिसाब से pi/2 फिर ये है 50t - x। अच्छा ऑसिलेशंस हो रहा है, मतलब वो दोलन कर रहा है, ठीक है। हमें चाहिए v मैक्सिमम और वेलोसिटी ऑफ द वेव वेलोसिटी, चलो वेव वेलोसिटी लिख देता हूं मैं यहाँ पर, ठीक है। v मैक्सिमम फिर से वही कहानी है भाई, ये क्या होगा कि ये जो है ना वेलोसिटी का फार्मूला, ये मैक्सिमम कब होगा, जब ये y 0 हो जाएगा ना तो ये होगा मैक्सिमम। अच्छा लिख देता हूं मैं, चलो ये क्या हो गया y 0 हो गया तो प्लस और माइनस ओमेगा स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर रहेगा ना, तो ये होगा a, सिर्फ a बचेगा क्योंकि वो तो 0 हो गया, बिकॉज़ यहां पर लिख देते हैं ना y = 0, तो आपको पता चले कि v मैक्सिमम y 0 पे होगा, अगर y 0 है तो v मैक्सिमम। अब रही बात वेव वेलोसिटी, वो तो हमारा एकदम से बहुत फेमस फॉर्मूला है, v = f लैम्डा, मिलाते हैं ना दोनों को क्योंकि रेशियो ही तो बनाना है हमें। अच्छा तो v मैक्सिमम क्या होगा ओमेगा a बाय f लैम्डा, ओमेगा = 2 pi f a f और लैम्डा। अच्छा मतलब ये f तो मेरा निकल गया, 2 pi बाय लैम्डा क्या होता है, 2 pi बाय लैम्डा होता है वेव वेक्टर, उसको हम कहते हैं वेव वेक्टर। एक बार आपको लिख के भी बता दूं, 2 pi बाय लैम्डा, इसकी जगह पे मैं लिख रहा हूं k। अच्छा अब k क्या होगा, इसको अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद आपको पता चलेगा कि ये पूरा का पूरा जो था ना फॉर्मूला इस तरीके से बनता है। देखो y = क्या होता है a sin ωt - kx, लेकिन बाहर कोई नहीं है, ध्यान से देखना बाहर कोई नहीं है, इसको अंदर लेने के बाद यहाँ पर जो बैठेगा ना वो आपका होगा k। अगर आपने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पर pi/2 आ जाएगा, यहाँ से तो अंदर हो गया, इसकी हमें जरूरत नहीं, हम यहाँ पर फोकस नहीं करेंगे, तो k मेरे लिए क्या हुआ, k हो गया pi/2। अच्छा ये हो गया pi/2 और एम्पलीट्यूड यहाँ पर से मिलेगा तो ये गया 3, तो आपका v मैक्सिमम और v का रेशियो क्या होगा 3 pi/2। सी तो ये है आपका सेकंड ऑप्शन, सी आपका सेकंड ऑप्शन हो गया 3 pi/2। देखो कितना आसान है, ठीक है, मतलब थोड़ा आपको लॉजिकली सोचना है और बातें आपके हाथ में ऐसे ही आ जाएगी। वैसे फिजिक्स आसान सब्जेक्ट है,
आसानी से आ सकता है। बायोलॉजी में इतना डेप्थ में भी नहीं होता फिजिक्स, मेरे हिसाब से ना फिजिक्स को अगर थोड़ा आराम से सोचा जाए ना तो अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं, ठीक है। ओके, दो चीज है, एक का टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसके बाद का एमसीक्यू। हाँ, एक 100 डिग्री सेंटीग्रेड है और एक 0 डिग्री है। अच्छा, यहाँ पर एक बोर्ड होने के चांसेस है, देखो ध्यान से। क्या है पता है कि एक ऑब्जेक्ट हुआ, इसका जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, एक दूसरा ऑब्जेक्ट हुआ, इसका जो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। हमने दोनों को जोड़ दिया। अगर दोनों को जोड़ दिया तो इसका कॉमन टेम्परेचर क्या होना चाहिए? आसान सी बात, एक ही नजर में आप बताएंगे कि 50 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। इक्वल तो होना है, यही तो मतलब क्या कहते हैं कि थर्मोडायनामिक का फर्स्ट लॉ है ना। फर्स्ट लॉ तो वही कहता है कि एनर्जी फ्लो करेगी, तब तक फ्लो करेगी जब तक वो दोनों सेम ना हो जाए। लेकिन ना ये गलत होगा, हाँ? क्योंकि हीट कैपेसिटी को आप ना अवॉइड मत करो। हीट कैपेसिटी क्या होती है? हीट कैपेसिटी होती है एनर्जी पर मास। अब जब ये फ्लो शुरू होगा ना, तो जब जब ऐसे एनर्जी निकलेगी ना तो उसका मास बढ़ता जाएगा। जैसे मास बढ़ता जाएगा, हीट कैपेसिटी जो है वो कम होती जाएगी। तो इसका टेम्परेचर गिरेगा लेकिन इतना ज्यादा नहीं गिरेगा। इसी तरीके से इसका टेम्परेचर उठेगा, मतलब बढ़ेगा, इतना ज्यादा नहीं बढ़ेगा। तो आपका जो आंसर है ना वो एग्जैक्ट 50 डिग्री नहीं होगा, ये होगा आपका 55 या 57 के आसपास का। तो ये ना आपके अंदर जो एक ऑप्शन दिया गया है कि 50 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा होना चाहिए, तो ये जो आपका डी ऑप्शन होगा कि इसमें लिखा है कि 50 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा, मतलब ग्रेटर देन 50 डिग्री से, ग्रेटर देन 50 डिग्री होना चाहिए ये आपका। क्यों? एग्जैक्ट 50 डिग्री नहीं होगा, पर आपका एक ऑप्शन है इसमें एग्जैक्ट 50 डिग्री। यही तो खेल होता है, मतलब वो ना आपको ऐसे घुमाते हैं कि आप इसको टिक करके आओ और आप ना 100 प्लस 0/2 करके एवरेज टेम्परेचर को लिख के ना ऐसे आ जाएंगे। अच्छा, एक व्हील है जिसको हमने बाहर धूप में रखा है। अच्छा, धूप में रखा है तो थोड़ी देर के बाद क्या होगा? अच्छा, मतलब इसके लिए तो मुझे कार लेनी पड़ेगी लगता है, ठीक है, क्योंकि कार तो है नहीं तो कैसे पता चलेगा भाई, ठीक है। तो क्या होगा कि एक व्हील जो है बाहर की तरफ हमने मतलब धूप में रख दिया। अच्छा, धूप में रख दिया, PV इज इक्वल टू एनर्जी, हर कोई जानता है ये तो। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कांस्टेंट है, R वैसे भी कांस्टेंट है, P एक गेम बना सकता है, वॉल्यूम कांस्टेंट होगा क्योंकि एक टायर के अंदर आप जितनी हवा भर रहे हो ना, इसमें जितना एयर पार्टिकल्स आपने भर दिया, जितने भी एयर पार्टिकल्स आपने भर दिए, अच्छा ये वॉल्यूम तो कांस्टेंट हो गया। इसमें ना तो हवा बाहर जाएगी ना तो हवा अंदर जाएगी, खत्म। मतलब V भी आपका क्या हुआ? V तो आपका हो गया कांस्टेंट। ले लो ना इस ग्रुप में, मतलब ये कांस्टेंट फैमिली का है तो वहां क्या करना है? अच्छा, तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हुआ। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा प्रेशर बढ़ेगा, तो आपका ऑप्शन होना चाहिए 1, ठीक है। प्रेशर में इंक्रीज होना है, तो ये आपका मतलब ये ना इस तरीके से आप सॉल्व करते हैं। आपने देखा होगा मतलब आए दिन ना, मतलब जो धूप निकलती है समर में तो ना टायर जो है ना बर्स्ट हो जाते हैं, फट जाते हैं। एक स्टूडेंट अपने हेयर की थिकनेस जो मेजर कर रहा है 100 बार, मतलब 100 मैग्निफिकेशन के माइक्रोस्कोप से किया, 20 ऑब्जर्वेशंस लिए और विड्थ ऑफ द हेयर। अच्छा, हेयर की जो विड्थ है ना, ये मतलब मान लो बाल है उसके सर के, किसी सर का बाल है तो ये 3.5 mm का है। अच्छा, ये 3.5 mm क्यों है? क्योंकि जब वो देख रहा है ना तो ऑलरेडी 100 टाइम्स हो चुका है। मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन पता है ना आपको, तो मैग्नीफाइड है, ये मैग्नीफाइड है और कितना मैग्नीफाइड है? 100 टाइम्स मैग्नीफाइड है। तो ओरिजिनल क्या होना चाहिए? ओरिजिनल आपको ऐसे मतलब 100 से डिवाइड कर देना, ये तो गेम था। तो 0.35 mm हो गया आपका, मतलब फर्स्ट ऑप्शन। कितना आसान था देखो। अच्छा, 42 एक 4 mm थिकनेस की एक मेटल प्लेट है। अच्छा, उसके दोनों तरफ जो है हमने क्या किया है कि 32 डिग्री सेंटीग्रेड मैनेज किया हुआ। अच्छा, इस तरीके से इन दोनों का मतलब टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा थीटा जो है 32 है, ओके। और इसकी थिकनेस 4 mm है। अच्छा, इसका एरिया जो है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है ये, ओके। और उसके अंदर जो हीट फ्लो हो रहा है तो हीट इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी, जैसे हम रख रहे हैं तो ये होगा 200 किलो कैलोरी पर आवर। आपको ना इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, हाँ? तो ये होगा 200 into 4.184 by 3600, तो ये हो गया आपका हीट,
ठीक है। अब इसका तो एक फॉर्मूला है हमारे पास, H इज इक्वल टू के ए डेल्टा थीटा बाई एल। हमारे पास ये रहा 200 इंटू 4.184 बाई 3600, दोनों जीरो को निकाल दो। के फाइंड करना हमें एरिया 5 इंटू 10⁻⁻⁴ डेल्टा थीटा 32 और लेंथ है 4 इंटू 10⁻⁻3। ये हो गया हमारे लिए mm। ऊपर की तरफ से मल्टीप्लाई कर देते ना तो 2 इंटू 4.184 इंटू 4 इंटू 10⁻³ बाय 36 इंटू 5 इंटू 10⁻⁴ इंटू 32 इज इक्वल टू के। इसको सॉल्व करो, ये सिर्फ डिजिट्स है और आपको आसानी से आंसर मिल जाएगा। वैसे बहुत आसान है, 4 2 जा 8, 8 4 जा 32, 4 पॉइंट इसको लगा देते तो ये होगा 1 के आसपास का, फिर 1 अपॉन ऑलमोस्ट 180 के आसपास का होगा, फिर इसको ऊपर ले लेते तो ये होगा 10। ठीक है, ऊपर हो गया पॉजिटिव हो गया तो 10, तो ये क्या होगा k इज इक्वल टू 1 अपॉन 18 के हिसाब से होगा और 10⁻² को आप मैनेज करो, बाकी का शायद आपको आसानी से पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 42। ओके, 43 क्या है? 43 के पास नीचे में से कौन सा जो इक्वेशन है मतलब स्टेटमेंट है वो सही रहेगा? इंटरनल एनर्जी, आंतरिक एनर्जी है, आंतरिक ऊर्जा गैस की, वो किस पे डिपेंड करती है? इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, तो ये तो सही नहीं है क्योंकि उन्होंने अवस्था विधि बताया। ओके, समतापी प्रक्रिया मतलब जिसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है उसकी इंटरनल एनर्जी में परिवर्तन महत्तम रहता है, वो भी नहीं हो सकता क्योंकि वो टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया तो इंटरनल एनर्जी कैसे बदलेगी क्योंकि वो तो टेम्परेचर डिपेंडेंट है। अच्छा, प्रेशर और एरिया का जो ग्राफ होता है वो वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर सकता है? हो ही नहीं सकता क्योंकि F इज इक्वल टू PA, प्रेशर इनटू एरिया होगा, और कार्य अवस्था जो है वो पाथ डिपेंडेंट नहीं होती। ये जो चौथा वाला था ना वो सही आंसर था क्योंकि आपका जो कार्य विधि रहता है ना वो ना इस पे डिपेंड नहीं करता कि किस पाथ पे आप आगे जा रहे हो, वो डिपेंड करता है आप किस पोजीशन पे जा रहे हो। ठीक है, अच्छा, कौन से विकिरण की वेवलेंथ सबसे कम है? वेवलेंथ की बात की है, गलती मत कर देना, फ्रीक्वेंसी की बात नहीं की है। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू c बाय लैम्डा होता है, इनवर्सली होता है। जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है उसकी वेवलेंथ सबसे कम रहती है, तो गामा जो है ना उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा रहती है, इसलिए उसकी वेवलेंथ जो है ना गामा की वो सबसे कम रहती है। आपका पहला ऑप्शन हुआ। ठीक है, अच्छा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है 45 1.6 into 10⁵ का इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें, फिर हमने एक अल्फा जो है उसमें थ्रो कर दिया है, उसका चार्ज और मास आपको पता ही है, वो इनिशियल में से स्टार्ट करके कितनी वेलोसिटी अचीव कर पाएगा। अच्छा, ये ना पहले मतलब थोड़ी देर के लिए मैं आपको डेटा दिखा देता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड मिला 1.6 10⁵ वोल्ट पर मीटर हुआ। अच्छा, मास क्या होना चाहिए? 6.4 into 10⁻⁻27 किलोग्राम, क्योंकि ये डबल इलेक्ट्रॉन का डबल हुआ। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज 4 टाइम्स हुआ, इलेक्ट्रॉन के चार्ज से वो डबल होगा, 3.2 into 10⁻⁻19 होगा। अब हमें चाहिए फाइनल वेलोसिटी क्या होनी है। ठीक है, और उसमें लिखा गया है कि स्थिर पोजीशन में से स्टार्ट करके इनिशियली वो स्टेबल था, मूव नहीं हो रहा, u is equal to 0। ठीक है, अच्छा, उसने पाथ कितना तय किया? उसने पाथ तय किया 2 into 10⁻² मीटर, इतना आगे गया है वो, तो फाइनल वेलोसिटी। अच्छा, इसको ना मैकेनिक्स में से उठा के काइनेमेटिक्स में ले लेते हैं। देखो 2AD के हिसाब से v² - u² हुआ। अब v² तो वैसे भी मुझे फाइंड करना है, u 0 था। अच्छा, यहाँ पर एक a हुआ। अच्छा, एक्सेलरेशन चाहिए तो क्या होना चाहिए? फोर्स मिलेगा मुझे, फोर्स F by m कर देता हूं मैं। अच्छा, F by m, F कौन सा रहेगा? F रहेगा QE by m। ठीक है, और v², अच्छा, v is equal to क्या होना चाहिए? स्क्वायर रूट ऑफ 2QED by m। आपके पास Q है, आपके पास मास है, आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है और आपके पास है D। चार डेटा चाहिए और चारों के चारों तो हमारे पास है। देखो, पुट करो इसमें, स्क्वायर रूट लो, आसान से होना चाहिए ये भी। ठीक है, 46 देखो, कोई एक कॉइल है जिसको पानी गर्म करने के लिए 15 मिनट लगते हैं और दूसरी कोई एक कॉइल है उसको पानी गर्म करने के लिए 20 मिनट लगते हैं। अच्छा, दोनों को एक साथ मतलब पानी में डुबो दिया तो कितने मिनट में ये पानी गर्म करके देगा? अच्छा, बहुत आसान, ये हीटर्स होते हैं ना घर में, इस तरीके से चीज है। देखो, ये एक हीटर हुआ, इसने 15 मिनट में काम किया। ठीक है, T1 कर देते हैं।
एक दूसरा हीटर हुआ, इसने T2 20 मिनट में काम कर दिया। पर करना क्या है, इसको करना कुछ नहीं है, इनको ना एक सही अमाउंट का पानी जो उसको गर्म करना है, एक ही अमाउंट का। तो इसने जो हीट जनरेट की है वही तो हीट इसने भी जनरेट की होगी ना। तो H तो दोनों का क्या रहा, सेम रहा, क्योंकि H1 H2 होगा। तो अब हमें यहाँ पर I2RT1 I2RT2 करना है। सीरीज में कंबाइन है ये, इनको हमने जोड़ दिया है सीरीज में। सीरीज में मतलब एक साथ में, एक साथ में। सीरीज में पता है कांस्टेंट क्या रहता है, सीरीज में कांस्टेंट रहता है करंट। करंट जो है ना हर एक में अच्छे से अंदर जाएगा, फिर दूसरे में से भी वही करंट जाएगा, तो आई आपका सेम हो गया, खत्म कर दो, ठीक है। अब हम रेजिस्टेंस के लिए बात करें तो R R1 R2, क्योंकि सीरीज में है ये। अच्छा, R के लिए बात करें तो इसको नीचे लेना होगा ना, मतलब R1 R2 तो आपने बता दिया। तो R1 उस तरफ जब जाएगा, मतलब मैं क्या बता रहा हूं कि R1T1 कांस्टेंट तो लिख ही सकते हैं ना। तो R1 क्या होगा, कांस्टेंट बाय T1। तो इसका मतलब R की जगह K/T लिखा जा सकता है, यहाँ पर K/T1 लिखा जा सकता है, यहाँ पर K/T2 लिखा जा सकता है। खत्म हो गया। R into T का मल्टीप्लिकेशन K है, मतलब कांस्टेंट है, निकाल दो इसे। तो ये हो गया आपका टाइम रिलेशन दोनों कॉइल के लिए। तो 1/T 1/T1 प्लस 1/T2। अच्छा, ये है आपका 15 मिनट, ये है आपका 20 मिनट, और आपको चाहिए कितने मिनट में दोनों काम करके देंगे। इसका ना एलसीएम लेते तो 60 मिलेगा, ठीक है। ये है 4, ये है 3, उल्टा दो, मतलब 60/7 करीबन समथिंग लाइक ये क्या होगा, 7 8 जा 56, 4 और 8 पॉइंट समथिंग है क्या इसमें, हाँ 8.6 है ना। देखो कॉमन सा ऑप्शन है आपके पास, 8.6 आ गया ना आसानी से। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। देखो, दोनों पानी को गर्म करने के लिए आपको सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, करंट इसमें फ्लो हो रहा है, उसकी वैल्यू सेम रहेगी, क्योंकि आपने उसको सीरीज में कनेक्ट किया। अगर यहाँ तक नहीं पहुंच पाए तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि आप किस तरीके से इसको सॉल्व कर पाएंगे। इसके अलावा कोई वैसे सॉल्यूशन है नहीं, लेकिन आपको ये समझना है, ये जो चीज है ना वो क्रूशियल साबित होगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, और उसका मतलब ये तो बहुत आसान है, बामर होगा यार, ये बहुत ही खत्म। अच्छा 48, चलो 48, अभी 49 और 50 तीन एमसीक्यू है, और ये आपका पूरा का पूरा पेपर का सॉल्यूशन हो जाएगा। अच्छा 48 फिगर में दिया गया है, एक मोनोएटॉमिक गैस को हमने इस तरीके से आगे लिया। अच्छा देखो ध्यान से कि ये तो अपने आप को एक्सप्लेन कर रहा है भाई, इससे ये भी तो आसान हुआ ना कि यहाँ से A से B तक का हुआ। ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, देखो स्ट्रेट लाइन है ये। स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होगा कि अभी ये आइसोबारिक, मतलब जिसमें प्रेशर सेम रहता है ना, ये वही हुआ। PV क्या हो रहा है, nRT। अच्छा, V और T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, V जैसे बढ़ेगा T जैसे बढ़ेगा। देखो ध्यान से, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अपने आप को दिखा रहा है कि V और T डायरेक्टली है, मतलब प्रेशर को भी आपने कांस्टेंट बता दिया, तो nR/P T ये कांस्टेंट हो गया ना। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T को दिखा है, तो प्रेशर हो गया कांस्टेंट। प्रेशर कांस्टेंट हो गया तो अब थर्मोडायनेमिक का सेकंड लॉ देखते हैं, डेल्टा U डेल्टा W। अच्छा, मुझे चाहिए W/Q, तो मैं हर एक को डेल्टा Q से डिवाइड कर दे रहा हूं। डेल्टा U/डेल्टा Q हो गया, प्लस डेल्टा W/डेल्टा Q हो गया, ये हो गया 1। अच्छा, डेल्टा U/डेल्टा Q प्लस डेल्टा W/डेल्टा Q, हीट एनर्जी और वर्क डन का ये फार्मूला है। अच्छा, डेल्टा W/डेल्टा Q NCV डेल्टा T होगा ना, ये तो है NCV डेल्टा T, और ये होगा NCP डेल्टा T। डेल्टा T खत्म, NB कट हो गया, तो ये होगा 1 - CV/CP, ये हो गया क्या आपका W/Q। बट क्या होता है, CP/CV इज इक्वल टू क्या होगा, गामा। तो इसको 1/गामा करना है, आपको dW/dQ रखना है, तो ये होगा 1 - 1/गामा। 1/गामा क्या होना चाहिए, 5/3। मोनोएटॉमिक लिखा ना, एक मॉलिक्यूल है ये, एक ही, 2-3 नहीं है, मतलब HCl नहीं है, CO2 नहीं है, ये है H2O2 N2, एक ही सिंगल मॉलिक्यूल मोनोएटॉमिक है ये। अच्छा, इसका मतलब क्या होगा, 5/3, 3 ऊपर हुआ, और ये 5 - 3/2 मतलब 2/5, तो dW/dQ क्या होना चाहिए भाई, 2/5, जो कि आपका थर्ड ऑप्शन है। ये हो गया आपका सी ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद एक आसान सा एमसीक्यू 49th वाला, ठीक है।
एक इलेक्ट्रिक फील्ड है आपको दिया गया, सॉरी ईएमएफ दिया गया है। हाँ, ये कैपिटल ई है लेकिन ईएमएफ के लिए है। हाँ, तो ई का एक सॉल्यूशन क्या है कि E0, ठीक है, और ये होगा sin 100t, खत्म। अच्छा, और उसके बीच में डेल्टा इज इक्वल टू क्या है, π/4, ये है आपका फेज डिफरेंस। अच्छा, फेज डिफरेंस भी आपने फाइंड कर लिया है, मतलब दिया गया। तो इसमें से कौन सा फिगर किसको रिप्रेजेंट करेगा? अच्छा, पहले डेल्टा इज इक्वल टू π/4 को देखते हैं ना कि यहाँ पर π/4 हुआ तो ये क्या होना चाहिए, ये आपका ओमेगा एल, ये आपका v, या फिर आप r भी बता सकते हो। नीचे की तरफ हुआ तो ये होगा ओमेगा c। तो अगर cos π/4 रख देना तो ये किस तरीके से होगा कि एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूस, ये आपका जो है साइड बाय एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूस के हिसाब से, तो ये होगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा c अपॉन ओमेगा से सी स्क्वायर एंड r, ये होगा 1/√2, फिर ओमेगा c, फिर स्क्वायर रूट ऑफ ओमेगा से सी स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, स्क्वायर हटा के दोनों का स्क्वायर उठा के सीधा अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा ओमेगा सी r इज इक्वल टू 1। अगर इसके तरीके से देखा जाए तो आपको मिलेगा 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस और 10 माइक्रोफैराडे का कैपेसिटेंस, ठीक है, क्योंकि ओमेगा भी आपका फिक्स है। ओमेगा यहां से मिलेगा, इसको कहते हैं ओमेगा टी, तो ओमेगा आपको 100 रखना है, ठीक है। फिर ये होगा 10⁻⁻6 और फिर ये होगा 10⁻⁴ और इज इक्वल टू 1। तो 10⁻⁻6 आपने किसके लिए सिलेक्ट किया, C के लिए, R⁴ 10⁻⁴ R के लिए, तो हो गया ना, मतलब किलो ओम है, रेजिस्टेंस किलो ओम में हुआ और कैपेसिटेंस आपका माइक्रोफैराडे में हुआ, 10⁻⁻6 हुआ, तो ये ठीक है। 50 और लास्ट MCQ, कोई पदार्थ कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है वो अगर सरफेस रफ सरफेस पे अगर मूव करता है तो उसकी गति ऊर्जा जो है उसमें कम, मतलब वो कहते कि क्या कहते हैं, डिक्रीज होगा। फिर उसका मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। मोमेंटम तो कांस्टेंट रहने की बात ही नहीं है, या फिर छोड़ दो ना, मैं ऐसे ही बता रहा हूं। देखो आपको कि अगर सरफेस रफ है ना, सरफेस रफ है तो भूल जाओ ना, तो आपकी काइनेटिक एनर्जी का ऐसी की ऐसी रहेगी ना, आपका मोमेंटम ऐसे का ऐसा ही रहेगा, क्योंकि रफ सरफेस तो हर एक को ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स देगा ना, तो वो ऑपोजिट डायरेक्शन का जो फोर्स है ना वो आपकी काइनेटिक भी खा जाएगा और मोमेंटम भी खा जाएगा। मतलब भूल जाओ ना हर एक ऑप्शन को। तीसरा वाला कह रहा है ना कि काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम दोनों में क्या कहते हैं कि डिक्रीमेंट आएगा, दोनों किल होगा, वो तो दोनों को रोकेगा। समझ में आ रहा है? तो दोनों ऑपोजिट का फोर्स है ना जो, इसके तरीके से। तो ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन था हमारी तरफ से, जो हमने मॉक टेस्ट ली थी चार्विक की तरफ से। मैं आपको धन्यवाद देता हूं, आप सबने एग्जाम दी, बहुत बहुत शुक्रिया आप आए। और अगर आपको सॉल्यूशन में किसी भी तरीके का प्रॉब्लम है या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे ये सॉल्यूशन सही नहीं लग रहा है, तो आप हमारे सेंटर पे कॉल करके जान सकते हैं, मैं आपको वो भी बताऊंगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी केयरफुली, हैव अ नाइस डे।